ठीक है, मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ अभी आपको। अभी मैं आपको जियोलॉजी लेने वाला हूँ, ठीक है। देखिए, मैं थोड़ा सा फास्ट लेके चलूंगा। जहाँ पे जरूरत है मैं आपको खुद बोल दूंगा, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना, ठीक है। जो ऐसे बस नॉलेज पर्पज से मैं उसको देते जाऊंगा आपको, बस आप ध्यान से सुनते जाना। चलिए मैं आपको, दिख रहा है, इज इट विजिबल? यस सर। यस सर। यस सर। देखिए, अब मुझे क्या बताइए, जियोलॉजी मतलब होता क्या है? कैन आई एक्सप्लेन जियो? देखिए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप लोग थोड़ा सा इंटरेक्ट कीजिए। जो मुझे पता है कि आपको पता होना चाहिए, मैं वहीं पे पूछूंगा। जो नहीं पता है मैं खुद आपको समझा दूंगा। वहां पे आपसे मैं नहीं पूछता हूँ कुछ भी कुछ। बताइए, जियोलॉजी मतलब होता क्या? व्हाट डज द वर्ड जियोलॉजी मीन्स? आप सब्जेक्ट पढ़ स्टडी रहे हो, ऑफ पर हाँ बोलिए। स्टडी ऑफ स्टडी ऑफ अर्थ। अर्थ होता ठीक है, गुड। देखो, जियोलॉजी जो एक वर्ड है ना, जियोलॉजी, आप समझने की कोशिश कीजिए। जियो, जियो मतलब क्या? ये एक ग्रीक वर्ड है। जियोलॉजी क्या है? ग्रीक वर्ड है। इसका मतलब होता है अर्थ। देखिए, अभी भी कोई एंट्री कर रहे हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ बीच बीच में एंट्री करते हैं ना ऐसे लोग। जियो मतलब क्या होता है? अर्थ। और लॉजी मतलब है। स्टडी। स्टडी, अर्थ की स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं? Geology. What do we call the word जियोलॉजी। geology? The study of earth, the study about the earth which we are studying is known as geology. अब बोलोगे सर जियोलॉजी का मुझे क्या इंपॉर्टेंस है, जियोलॉजी मैं क्यों पढ़ूं? तो आप यही बोलोगे ना, जियोलॉजी की क्या जरूरत है आप लोगों को? मैंने आपको फर्स्ट डे बताया था, बिना यस जियोलॉजी सर। का आप तक, हाँ गुड मॉर्निंग, बिना जियोलॉजी का आप तक कोई भी सिविल इंजीनियरिंग का प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं हो सकता एक जियोलॉजिस्ट के बिना। तो आपका दोनों का कोलैबोरेशन होता है, एक जियोलॉजिस्ट का भी और एक सिविल इंजीनियर का भी। बिना कोलैबोरेशन का आपका कोई भी प्रोजेक्ट नहीं होगा। दिस इज द, क्योंकि आपका जो, आपको पता है, आप जब सॉइल करते हो ना, टेस्टिंग वेस्टिंग, आपका एटलीस्ट 1 से 2, नहीं उसमें से मिनिमम एक क्लॉज है आपका, कितना अप्रोक्स, जहां तक मुझे रिकॉल कर पा रहा हूँ, 1 से 2% आपका तो मिनिमम सॉइल एक्सप्लोरेशन के टेस्ट में जाना चाहिए। इतना परसेंट बजट का, इतना मतलब इंपॉर्टेंट टेस्ट है ये। अब वो अलग बात है, टेस्ट हुआ नहीं हुआ वो अलग बात है, लेकिन पहले आपको इतना कंसिडरेशन होता ही है टेस्ट के अंदर। अब देखिए यहाँ पर, तो आपको मैंने बताया कि जियोलॉजी वर्ड विच मीन्स स्टडी ऑफ द अर्थ, यानी कहता है जियोलॉजी इज एन अर्थ साइंस। ये अर्थ साइंस है। जियोलॉजी में कैसे, कैसा सब्जेक्ट है? साइंस है ये भी। व्हाट इज जियोलॉजी? इज आल्सो लाइक अ साइंस। साइंस में आप क्या पढ़ते हो? साइंस में आप पढ़ते हो ना अबाउट द नेचर्स एवरीथिंग। मतलब साइंस क्या है? जहाँ पे आपको न्यू न्यू, आप नई नई चीजें आप सीखते हो। यानी आप कोई कहानी नहीं पढ़ रहे हो, आप जो फिजिकल पैरामीटर्स अवेलेबल है उसी के बारे में आप स्टडी करते हो साइंस के अंदर। एम आई ट्रूथ? साइंस में क्या पढ़ते हो आप? जो फिजिकल पैरामीटर्स, जो भी पैरामीटर्स अवेलेबल है सराउंडिंग्स में ऑन द इंटायर अर्थ, आप उसी के बारे में साइंस के अंदर बस पढ़ते हो, उसके नॉलेज लेते हो। साइंस में और कुछ नहीं पढ़ते हो आप। या तो आप आकर डिस्कवरीज कर लोगे या इन्वेंट कर लोगे, दो ही चीजें। अच्छा, डिस्कवरी इन्वेंशन में कोई बता सकता है डिफरेंस क्या होता है? सर डिस्कवरी और डिस्कवरी। इन्वेंशन में, हाँ, सर सर डिस्कवरी डिस्कवरी का मतलब होता है सर खोज करना, और इन्वेंट का मतलब होता है कोई सी नई चीज को इंट्रोड्यूस करना जो गुड पहले से शॉट। ठीक ठीक ठीक, सही सही है। ये छोटा सा वर्ड है, लोग कंफ्यूज करते हैं, होता क्या है, एक ही जैसा सुनने में लगता है। अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या, जियोलॉजी क्या है? एक अर्थ साइंस है कंसर्न विद द सॉलिड अर्थ, जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ किस बारे में स्टडी करेंगे? सॉलिड अर्थ के बारे सॉलिड में। अर्थ। हाँ, यानी आप सिर्फ और सिर्फ रॉक्स के बारे में बात करेंगे। रॉक्स ऑफ विच इज कंपोज्ड, यानी किस चीज का बना हुआ है सॉलिड अर्थ, उसके रॉक्स पर आप स्टडी करेंगे। एंड द प्रोसेस बाय विच दे चेंज ओवर टाइम, कैसे टाइम के साथ ये प्रोसेस में जियोलॉजी के अंदर क्या होता है, वेरियस टाइप्स ऑफ फेनोमेना। फेनोमेना मतलब क्या होता है? वेदरिंग एक्शन, बहुत सारे एक्शन होते हैं, वो सब आप कवर करेंगे आगे के सिलेबस में। तो ये बस आप इतना समझ लीजिए कि अभी के बारे में जियोलॉजी में आप क्या पढ़ना है आपको? सॉलिड अर्थ के बारे में। वी हैव टू स्टडी अबाउट द सॉलिड अर्थ, है ना। यानी अर्थ, अर्थ पे क्या होता है? मेनली रॉक्स के जो कंपोजिशन, रॉक्स के फॉर्मेशन, वो सब, उस सब के बारे में आपको स्टडी करना है जियोलॉजी के अंदर, रॉक्स के बारे में। बस इतना ध्यान रखिए। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। जियोलॉजी तो आपने देख लिया। अब देखिए, अब आप डेफिनेशन में देख सकते हो, एक ये अपना टेक्निकल डेफिनेशन सेक्टर्स कह लो, यानी क्या कहता है ये? द साइंस दिस डील्स विद द फिजिकल स्ट्रक्चर। ये आपको डिफाइन करने एग्जाम बोल सकता है। व्हाट इज द वर्ड जियोलॉजी मींस? ये एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं कई बार। इन जियोलॉजी व्हाट इज द वर्ड जियोलॉजी मींस? आप सीधे बोलेंगे, इट इज अ साइंस दिस डील्स विद द फिजिकल स्ट्रक्चर एंड सब्सटेंस ऑफ द अर्थ, देयर हिस्ट्री एंड प्रोसेस व्हिच एक्ट ऑन देम। अब देखिए क्या क्या मैंने बताया, इसमें 4 वर्ड है। यानी फिजिकल स्ट्रक्चर है इसमें, सब्सटेंस ऑफ अर्थ है, अर्थ किस चीज का बना हुआ है, इसका हिस्ट्री देखेंगे, कब इसका फॉर्मेशन हुआ है, और कैसे कौन से प्रोसेस से इसको हुआ है जिसके ऊपर फॉर्मेशन हुआ। प्रोसेस बहुत सारे फेनोमेनन है। अब आप पढ़ोगे टाइप्स ऑफ रॉक्स के अंदर पढ़ोगे कैसे बनता है इग्नियस, मेटामॉर्फिक, सेडिमेंट्री, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक है, वो सब देखेंगे कैसे फॉर्मेशन है। फिलहाल देख लीजिए ये फिनोमेना आप यहाँ देख सकते हो। देखिए रॉक्स का, वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक्स मैंने यहाँ पे दे रखा है। ये देखिए यहाँ पर कैसे रॉक्स का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पर।
ये आपका कैसे यहाँ पे वेदरिंग एक्शन की वजह से देखिए इसके फेसेस में क्लीवेज सब में स्टिफ, यानी कि आप देख सकते हो इसके अंदर कैसे इसके अंदर वेदरिंग एक्शन की वजह से इस पे पूरे पे वेदरिंग एक्शन हुआ है इस पे। अब वेदरिंग एक्शन वेरियस पैरामीटर्स आपसे मैंने डिस्कस किया था एक दिन बैटरी क्लास में, क्या क्या वेदरिंग हो सकता है कॉज, आइदर विंड की वजह से, क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से, फिर आपके वहाँ पर प्लांट्स है, रूट्स है, प्लांट्स है, वेरियस एनिमल्स है, ये सब लोग वेदरिंग एक्शन में पार्ट करते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखता हूँ कि जियोलॉजी जो है इसका इंपॉर्टेंस क्या है सिविल इंजीनियरिंग में। एज अ सिविल इंजीनियर व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ जियोलॉजी इन द फील्ड ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। अब देखिए पहला पॉइंट देखते हैं, कहता है इंजीनियरिंग जियोलॉजिस्ट जो है उसके पास एक रिकॉर्ड होता है जियोलॉजिकल इंफॉर्मेशन का, और उस डेटा को वो क्या करता है प्रैक्टिकल इंजीनियरिंग में कन्वर्ट करता है। अब इस सेंस में जैसे हम लोग इंजीनियर, हम लोग का क्या मतलब है, हम लोग को डिजाइन चाहिए होता है, कंस्ट्रक्शन करोगे और मेंटेनेंस करोगे, कोई भी सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट में यही तीन चीज करते हो आप लोग, डिजाइन करते हो, उसको कंस्ट्रक्ट करते हो, मेंटेन करते हो, यही और कुछ करते हो तीन के अलावा किसी भी काम को सिविल इंजीनियरिंग में। ये तीन ही काम होता है सिविल इंजीनियरिंग के अंदर में, आइदर यू डिजाइन, यू कंस्ट्रक्ट एंड फिर उसको आप मेंटेन करते हो, और नथिंग एल्स यू आर डूइंग, दिस थ्री पैरामीटर्स ओनली कवर्ड इन द फील्ड ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। अब देखिए अगला कहता है यहाँ पर एक, अब देखिए यहाँ पे क्या बोला था ये, जियोलॉजी का क्या काम है। अब आप जितना भी प्रैक्टिकल जितना भी इंजीनियरिंग करोगे सबके सब आपको रेस्ट कहाँ पे होना है, सॉइल के ऊपर पे रेस्ट होना है, यानी अर्थ के ऊपर पे रेस्ट होना है। तो उस वो सब कंपोनेंट किसमें आप पढ़ोगे, स्ट्रक्चर में, सबके सब आपको जियोलॉजी में पढ़ना है, क्या क्या इसके अंदर में क्रस्ट में क्या है, कोर में क्या है, मेंटल में क्या है, क्योंकि आपको पूरा एस्पेक्ट कवर करना है सिविल इंजीनियरिंग का। देखिए नेक्स्ट पॉइंट कहता है द जियोलॉजिस्ट एस्पेक्ट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग साइट हैव टू बी स्टडीड इन डिटेल बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट, यानी किसी भी प्रोजेक्ट के स्टार्ट होने से पहले एक जियोलॉजिकल एस्पेक्ट की स्टडी करना बहुत जरूरी होता है डिटेल में। सिविल इंजीनियरिंग में कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से पहले उस जगह की डिटेल स्टडी करनी होती है, यू हैव टू स्टडी इन डिटेल अबाउट द प्रोजेक्ट। जब भी आपका सपोज एक कोई सा भी प्रोजेक्ट, आप डैम बना रहे हैं, एग्जांपल लेते हैं, उस डैम बनाने के पहले ना एक जियोलॉजिस्ट को लाना पड़ेगा वहां पर, वो जियोलॉजिस्ट ही बताएगा वहां पे कहाँ पे हमको डैम को देना है, कहाँ पे उसका एबेटमेंट देना है, कितने डिस्टेंस पे देना है, किस एरिया में बनाना है, कितने हाइट पे बनाना है, कितना यहाँ पे डेप्थ देना है। स्ट्रक्चर ये तो डिजाइन कर देगा, स्ट्रक्चर आप अभी जो पढ़ रहे हो कि स्ट्रक्चर में आर्क ब्रिज वगैरह सब पढ़ रहे हो ना, अभी आर्केज, अभी आप क्या पढ़ रहे हो स्ट्रक्चर में, अभी स्ट्रक्चर में आप लोग आर्च एंड केबल, आर्च एंड केबल, केबल्स पढ़ रहे हो, तो वो सब पढ़ रहे हो, वो सब अलग पैरामीटर है, वो सब हम लोगों का काम है डिजाइन करना, बात समझ रहे हो ना। लेकिन एक जियोलॉजिस्ट ही बताएगा कि मुझे कहाँ पे इसको देना है, इसका कौन सा पर्टिकुलर एरिया है, कहाँ से मेरी लैंडस्लाइड होने की चांसेस कम है, कहाँ पे। ये आप मत सोचो एक बार स्ट्रक्चर बन जाता है मतलब इंजीनियर्स और जितने भी जियोलॉजिस्ट हैं उठ के चले जाते हैं वहाँ पे, नो नो, वहाँ पे रूटीन यानी पीरियोडिक मेंटेनेंस एक्टिविटीज इज गोइंग ऑन, और इंस्पेक्शन वर्क हमेशा चलते रहता है, एवरी टाइम हर रूटीन इंस्पेक्शन वर्क इज गोइंग ऑन। अगर थोड़ा सा भी मिसफेलियर हो जाएगा, फॉल्ट हो जाएगा, तो वी कैन अंडरस्टैंड द हैवोक क्रिएटेड बाय द लैंडस्लाइड। अभी आपको जस्ट पता है क्या लैंडस्लाइड अभी वहाँ पे हुआ था, ग्लेशियर का मेल्ट हो जाना, और वहाँ पे डैम के रिजर्वायर की वजह से वहाँ पे फॉल्ट हुआ था, आपको पता है अभी जस्ट अभी, आई थिंक रिसेंटली इन द मंथ ऑफ मार्च ओनली इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तब मार्च के महीने में हुआ था ना ग्लेशियर का बर्स्ट होना, सर उत्तराखंड में हुआ था सर, उत्तराखंड में। यू माइट, यू पीपल माइट सीन द न्यूज़ में आप लोगों ने देखा होगा व्हाट वाज द, उसमें कितने हेडेक हो गए थे, कितने रेस्क्यू फोर्स टीम को लानी पड़ी थी वहाँ पे, आप लोग इस चीज पे अवेयर होंगे इस चीज से, गॉट इट। यस ये एक चीज मैं कह रहा हूँ इसके अंदर जियोलॉजी के अंदर में हर एक पैरामीटर का आपको साइट में वर्क करने से पहले आपको डिटेल स्टडी करनी पड़ती है, उस जगह की क्या करनी पड़ती है, डिटेल स्टडी आपके साइट के बारे में, यानी क्या साइट मतलब कि आपके वहाँ पे कैसा क्या क्या पैरामीटर्स हैं, यानी कैसा आप फाउंडेशन दे सकते हैं, आइदर यू विल गो विद द डीप फाउंडेशन और यू विल गो विद द शैलो फाउंडेशन, और यू विल कितना नीचे स्ट्रैटा है आप उसको रेस्ट करें कितना नीचे। देखो अर्थ के ऊपर के सारे प्रॉपर्टीज को हम लोग कर लेते हैं, लेकिन अर्थ जियोलॉजिस्ट जो होता है ना, अर्थ के नीचे वाला सारे प्रॉपर्टीज को जियोलॉजिस्ट बता के देता है कि अर्थ नीचे क्या क्या है, वो आप लोग देखो। इसी में कई बच्चे क्या होंगे आगे जब जाकर एक जियोलॉजिस्ट, आप जब एमटेक करोगे हायर एजुकेशन में, कई लोग जियोलॉजिस्ट, तो वो इसके बारे में जब स्टडी करेंगे, रॉक इंजीनियरिंग एक होता है, रॉक इंजीनियरिंग से एमटेक वगैरह करते हो आगे, रॉक इंजीनियरिंग वगैरह या उसमें होता है कोर्सेज वगैरह, आप अगर एमटेक करते हो तो आप एक जियोलॉजिस्ट बन जाओगे, क्या बन जाओगे, जियोलॉजिस्ट वहीं से बनता है। या फिर सिंपल जो साइंस बैकग्राउंड्स होते हैं, जो जिनको डिटेल नॉलेज होता है जियोलॉजी के बारे में, तो वो लोग फिर आगे जाके वो एक जियोलॉजिस्ट बनते हैं। तो वही पैरामीटर है एक इंजीनियर। अगर आप सिंपली अभी हम लोग क्या है, हम लोग एक सिविल इंजीनियर, वी आर नॉट जियोलॉजिस्ट, हम लोग जियोलॉजिस्ट नहीं है, बट एक जियोलॉजी जो होता है वो जिसको डिटेल नॉलेज होता है अबाउट द अर्थ के सरफेस के बिलो और उसके ऊपर भी, सरफेस के बिलो उसको डिजाइन, उसको पता है क्या क्या कंपोजिशन इस अर्थ के अंदर है, वो हर एक चीज पता है, वो सब चीज बता सकता है आपको। अब देखिए यहाँ पर तो इसके अंदर मैं थर्ड पॉइंट देख रहा हूँ, सिविल इंजीनियर एंड द इंजीनियरिंग जियोलॉजिस्ट हैव टू वर्क टुगेदर इन द फील्ड ऑफ वेरियस स्टेजेस। दोनों को मिलके काम करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि हाँ भैया दोनों में दुश्मनी चल रहा है, 36 का आंकड़ा भैया तुमसे मुझे मिलना है, मुझे तुम अपना काम करो मैं अपना, ऐसा नहीं है, दोनों का कोलैबोरेशन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि
क्योंकि विदाउट द कोलैबोरेशन ऑफ बोथ वी कांट, हम लोग काम ही नहीं करते हैं प्रोजेक्ट में। जब आप देखते हो हाई राइज बिल्डिंग देखते हो, बुर्ज खलीफा आपने देखा है? बुर्ज खलीफा यस अभी से बुर्ज खलीफा मतलब उसका यानी वीडियोस वगैरह जाके तो हम नहीं बोल रहे देखने के मतलब, लेकिन Yes, sir. बनाया था सर उसको। यस सर। क्या पूरा पहुंच के देख के आए हो वो नहीं पूछ रहा हूँ। आपने देखा उसको? क्या सर उसको ना लेडीज सर में हम लोगों ने इमेज में बनाया देखे था। हैं। हाँ, तो आपने कभी आपके अंदर में ये अंदर से इंटरेस्ट नहीं जगा कि उसके अंदर देखें कैसे क्या फाउंडेशन बना है? इतने हाई राइज बिल्डिंग है, इतने हाई सर राइज देखे हैं सर हम। क्या Yes, sir. देखते हैं उसमें, क्या सीखा आपने देख के? फाउंडेशन से पाइल्स गुड 300 कितना तो था, पाइल्स गुड जमीन में रॉक पर स्थिर किया गया है। तुम बहुत सही बोल रहे हो। उसके अंदर जो पाइल्स है ना, इतने सारे ह्यूज अमाउंट में पाइल्स उसके अंदर दिया गया है। पाइल्स देकर उसके ऊपर पाइल कैप दिया गया है। फिर उस पूरे के ऊपर पे हम लोगों ने पूरा रेनफोर्समेंट देकर उसके ऊपर पाइल कैप और पायर तब उठाया गया उसके ऊपर से, यानी मान के चलो इतना मतलब बेस में जाके पाइल्स को लाया गया। पाइल्स वो समझो एक तरह से आइलैंड था, पानी वाला एरिया था ना वो पूरा का पूरा। वो उस एरिया को Yes. अब जैसे आप एक छोटा सा एग्जांपल, आप लोगों ने कई लोग ताजमहल देखा होगा, कई लोगों ने कुतुब मीनार देखा होगा, देखा है कि नहीं देखा आप लोगों ने? यस सर। तो ताजमहल कुतुब मीनार में आप जब देखे हो तभी उसमें फाउंडेशन का आप सोचे उसके बारे में, फाउंडेशन कैसा रहा होगा इसका? नो सर। यस सर, ताजमहल में सर वो फाउंडेशन लकड़ी का है सर, उसमें कुछ बैम्बू Yes. फाउंडेशन उसके अंदर क्या है, कौन सा फाउंडेशन यूज हुआ है? बैम्बू। वही लकड़ी है सर, और उसके बगल में यमुना है जिसकी वजह से उसे स्ट्रेंथ मिलती है सर, वो कभी सूखता नहीं है। नहीं सॉरी, ताजमहल के अंदर लकड़ी नहीं, ताजमहल के अंदर वेल फाउंडेशन है। और जो अपना कुतुब मीनार है ना, कुतुब मीनार, उसके अंदर बैम्बू फाउंडेशन यूज किया गया है। बैम्बू जो बांस होता है ना, बांस यस सर। बांस का फाउंडेशन यूज किया गया है उसके अंदर में। ये बहुत ही एस्टोनिश्ड वर्क है सिविल इंजीनियरिंग का। हाईएस्ट रॉक मिनरेट जो अपने अपने जो ब्रिक मिनरेट कहते हैं ना, ब्रिक की ईंट की दीवारें, सबसे हाईएस्ट ब्रिक मिनरेट्स है वो। यस। आप समझ रहे हो ना? उसके अंदर कौन सा फाउंडेशन यूज किया है? बहुत ही ये सब देखो, ये सब सिविल इंजीनियरिंग के ना बहुत अंदर मार्वलस चीजें हो चुकी हैं। ये सब चीजें ना देखा करो, इंटरेस्ट जाएगा अंदर से कैसे होता है। अब आपको मैंने क्यों बताया बैम्बू फाउंडेशन का, क्योंकि आज के डेट में आईआईटी दिल्ली ने भी इस पर रिसर्च कर लिया है कि बैम्बू को एज ए स्ट्रक्चरल स्टील की जगह हम रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। ज्यादा होता है सर स्टील से। बिल्कुल एग्जैक्टली उसका आप लॉन्जिट्यूडिनल स्प्रेड अगर देखेंगे उसमें काफी ज्यादा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एज कंपेयर टू स्टील होता है वो। बट इसको हम लोग स्टील के अब देखो, अब आपको मैं बात करूंगा लो कॉस्ट हाउसिंग की एक बात होती है। हाँ बोलो शहनवाज। सर मैं बोल रहा था कि वो ताजमहल जो है वो सर साइंटिफिक और इंजीनियरिंग एस्पेक्ट पे बना हुआ है, तो उसमें ना वुड्स फाउंडेशन है सर, जो बेस उसका वो वुड से बना हुआ है। जो बिल्कुल बिल्कुल वो मैं कह रहा हूँ वुड्स है, लेकिन फाउंडेशन का टाइप मैं बोल रहा हूँ। उसके अंदर एक वेल फाउंडेशन यूज किया हुआ। वेल फाउंडेशन देखा आप लोगों ने, जो पायर्स और ब्रिजेस बनते हैं रिवर के अंदर में। वेल फाउंडेशन देखा है कैसे करते हैं? उसमें केजन को नीचे पानी के अंदर में केजन उतारते हैं, वहां पे कॉपर डैम वगैरह बनाते हैं। केजन को नीचे स्टील केजन को निकाल के उसके अंदर, अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ केजन होता है, न्यूमेटिक केजन या ओपन केजन या बोथ साइड ओपन केजन या सिंगल साइड ओपन केजन, वो टाइप्स होते हैं। बहुत सारे टाइप होते हैं केजन के। केजन मतलब मैं एक तरह से ये समझो, आपके पास गिलास है ना, गिलास घर में पानी पीते हो स्टील का गिलास, बस वैसे गिलास को पानी में इंसर्ट करते हैं और उसको प्रेशर से नीचे दबाए रहते हैं। इससे क्या होगा कि आप अंदर में जो एक्सकेवेट अंदर नीचे में कटिंग एज होता है, केजन के नीचे में कटिंग एज होता है, उसी कटिंग एज से नीचे टिल्ट किया आता है। इस वेल फाउंडेशन का सिंकिंग आप लोग पढ़ोगे आगे। वेल फाउंडेशन का सिंकिंग बोरिंग होता है सर, जिस तरह पीठ से बोरिंग होता है जो, उसी तरह शायद होता होगा। देखो पिट्स का बोरिंग तो देखो वो तो क्या है, तुम उसमें क्या करते हो, आप प्रिकॉशन ड्रिलिंग करते हो उसके अंदर में, है ना? उसके अंदर आप क्या करते हो, और प्रिकॉशन ड्रिलिंग वगैरह होता है, तो वो तो ठीक है। आप ये सब देखा करो। देखो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आपके अंदर इंटरेस्ट जागना चाहिए। इंटरेस्ट नहीं जगाओगे ना तो अंदर से मतलब सिर्फ पढ़ाई करके इंजीनियर नहीं बन जाओगे। कई चीजें ना, इंजीनियर्स का मतलब होता है आप देख के सीखें। हर चीज आपको पढ़ाई नहीं जाती है, याद रखिएगा इस बात को। हर चीज पढ़ाई नहीं जाती है। इंजीनियर मतलब क्या होता है, आप इतना सेंसिबल हो, आप समझ सकते हो कि हम क्या नया कर सकते हैं। इट मीन्स इंजीनियरिंग। अब देखिए बैम्बू फाउंडेशन का मैंने बात किया था। बैम्बू को क्यों, इसको मैंने अभी क्यों आपको जिक्र कर दिया, क्योंकि आप इस बारे में सोचें अभी से, क्योंकि जब आप 4th ईयर में जाएंगे और आप अपने 7th या 8th सेम में आपको प्रोजेक्ट करना होगा अपना बीटेक में। प्रोजेक्ट करना होता है ना, आप लोग प्रोजेक्ट Yes, करना होता है sir. कि नहीं करना? यस Yes, करना sir, होता है। अभी अभी मैं रिसेंट में एक न्यूज देख रहा था। अभी किसी एक कैंडिडेट ने कहीं यूपी से या फिर मुजफ्फरपुर का लड़का, बिहार का ही, वो लड़के ने अभी ये बना दिया है ब्रिक्स का, जैसे पॉलिथीन वगैरह लेकर पॉलिथीन को बंद करके उससे अंदर ब्रिक्स को फॉर्मेशन किया। हालांकि वो सेकंड क्लास में था, उसका स्ट्रेंथ ज्यादा नहीं है, 8 8 स्क्वायर के आसपास आ रहा है उसका स्ट्रेंथ, लेकिन
वो एक तरह से देखो, आप ऐसा सोचो कि आप इंजीनियर हो, कि आप समाज के लिए आप क्या हार्मफुल इंग्रेडिएंट है उसको आप इंटेक करके आप उसको एलिमिनेट कर रहे हो एक तरह से। ये इस बारे में सोचो आप। अब जैसे आपको मैंने बताया, वो लड़का कि देखो वो अभी बीटेक फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट करने जा रहा है वो लड़का, उसका भी न्यूज़ मैंने देखा था रिसेंटली। हालाँकि देखो, इसके कई ड्रॉबैक भी हैं। आप पॉलिथीन को अब जैसे 2 केजी पॉलिथीन लेता है, 1 केजी 2 केजी पॉलिथीन लेके तब बर्न करके एक ब्रिक्स बनाता है, तो इसमें लॉस नहीं है? सबसे पहला लॉस बताइए क्या-क्या लॉस होगा इसके अंदर एनवायरनमेंट को वो लेकर? पॉल्यूशन है सर, वो एयर पॉल्यूशन फैला CO2 रहा है। रिलीज एयर होगा पॉल्यूशन सर। क्रिएट करेगा वो। सबसे बड़ा एयर पॉल्यूशन यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। आप आइदर उसको रिसाइकिल करके रीयूज़ कर सकते थे, लेकिन उसको बर्न करना वो ज़्यादा घातक है। बात समझ इतना रहे हो ना? फायदा सर उसका। वो उसके देखिए उसके अंदर ड्रॉबैक्स भी हैं बहुत सारे। मैं ड्रॉबैक्स की बात कर रहा हूँ, ड्रॉबैक्स बहुत सारे हैं। अब उस लड़के ने क्या है, उसको प्रिपेयर किया है, उसके अंदर ब्रिक्स को यूज़ किया और सैंड को यूज़ करके उसको बनाया गया, उसको हीटिंग करके, उसको कंप्रेस करके मोल्ड वगैरह बनाकर उसको बना दिया है। अब कई लोग बीटेक में देखना आप करेंगे पेपर ब्रिक्स का प्रोजेक्ट बनाते हैं। पेपर जो होते हैं, पेपर भी बहुत वेस्टेज होते हैं आपके। पेपर को लेके पानी के अंदर उसको भिगो के उसको कॉम्पैक्ट करके उसको करते हैं। लेकिन देखो, इसके कुछ एडवांटेज है, कुछ बेनिफिट्स भी हैं। अब आई मीन कुछ लॉसेस भी हैं, हर चीज़ का। लेकिन आप इंजीनियर्स को एक ऐसा बनाना है जिससे समाज को बेनिफिट ही हो, लॉस मिनिमम से मिनिमम हो, ये कहने का मतलब है। आप समझ रहे हो ना? आप बेनिफिट यस सर। जैसे आप मैंने आपकी बात की स्ट्रक्चर स्टील है, स्ट्रक्चर स्टील में आप क्या कर रहे हो? आप इतने हेवी ह्यूज इंडस्ट्रीज में आप यूज करके प्रोडक्शन कर रहे हो, आप तो नेचुरल रिसोर्स को ही खत्म कर रहे हो ना। ये क्या हो रहा है? नेचुरल रिसोर्स ही जो आपका कंजम्पशन हो रहा है। क्योंकि ये सारा चीज़ देखिए, आपके दोनों सब्जेक्ट एक साथ-साथ चलेगा। आप सोचेंगे देखिए, डिज़ास्टर एक ऐसा सब्जेक्ट है और आपका जियोलॉजी जहाँ पे आप सुनोगे तभी आप लिख पाओगे उसमें। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कहानी लिखी जाती है। आप समझ रहे हो ना? कहानी लिखने वाला सब्जेक्ट है डिज़ास्टर वगैरह ये सब। लेकिन आप समझिए अच्छे से कहानी को, तभी आप लिख पाएँगे। आप सोचने की क्षमता को, दायरा को बढ़ाइए। तभी आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट ले पाएँगे इसके अंदर। और मैंने इसलिए बोला स्ट्रक्चरल स्टील को वहाँ पे यूज़ करके बैम्बू को यूज़ कर रहा है। कि आप लोग अभी से सोचिए कि कैसे बैम्बू को यूज़ करता है, उसके अंदर क्या है मॉडुलस। जैसे अभी विवेक ने बताया, विवेक आपने क्या बताया उसके क्या स्ट्रॉन्ग होता है? क्या ज़्यादा होता है वैल्यूज़? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मॉडुलस ऑफ स्टील से प्लास्टिसिटी। अब मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी आपको कहाँ पे पढ़ने को मिलेगा? अभी आप सॉन्ग पढ़ रहे हो। सॉन्ग पढ़ रहे हो ना अभी आप लोग? आपने उसमें पढ़ा भी मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी क्या होता है? यस अब आप पढ़े हो, देखो मैं उसका एप्लीकेशन बता रहा हूँ कहाँ पे। देखो सिविल के अंदर सब जगह उसका यूज़ हो जाएगा। ये छोटा-छोटा सा वर्ड है। वर्ड सुनने में बहुत भारी लगेगा, लेकिन उसको समझ लीजिएगा तो बहुत ईज़ी लगेगा। तो ये सब देखिए इस पैरामीटर को, पूरे के पूरे उसके अंदर में बैम्बू को यूज़ कर लिया गया। आज के डेट में जितने भी लो कॉस्ट हाउसिंग बन रहे हैं स्ट्रक्चर, लो कॉस्ट हाउसिंग वैसा जो कि कम बजट में सरकार जो बनाती है घर गरीब लोगों के लिए, जो ताकि उनके लिए रहने के लायक हो जाए। प्लस उसमें क्या होता है, आप देखो मैंने ये नहीं बोला कि फुल्ली रिप्लेस कर दोगे बैम्बू से, उसको रिप्लेस नहीं करना आपको fully। आप उसमें से अगर 20 से 30 10 से 20% भी अगर आपने रिप्लेस कर दिया, क्या आपने स्ट्रक्चर का कॉस्ट कम कर दिया कि नहीं कर दिया, ये बताइए पहले। यस सर। आपने 10 से 20% में अगर देखो, अब आप बोलोगे सर एक कमरा बनाने में क्या बचेगा सर? एक की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे ह्यूज अमाउंट में जब आपकी वहाँ पे जब कंस्ट्रक्शन होती है, तो आपके 10% बहुत बड़ा अमाउंट निकल के आता है। बहुत कई टन निकल के आ जाएगा आपका वेट ऑफ स्टील, कई केजी निकल के आ जाएगा उसका। बात समझ रहे हो ना? तो ये मैं उस सेंस की बात कर रहा हूँ। तो ये सोचिए आप लोग प्रोजेक्ट में इसको कर सकते हो। आप लोग प्रोजेक्ट में कर सकते हो इसको। बहुत से अब आपने ये पूछा सर ये अभी देखो, अब देखो अब एक सबसे बड़ा चीज रीजन ये हो गया है। आपके आज की डेट में क्या हो रहा है, सबसे पहला कारण इतना अर्बनाइजेशन हो रहा है। ड्यू टू दिस अर्बनाइजेशन आप एक ऑब्जर्व किए होंगे, इस शहर के अंदर जो होता है, जो सड़क की लेइंग होती है, कभी आप इस चीज को ऑब्जर्व करना। व्हेन यू आर लेइंग द रोड इन द टाउन एरियाज और इन द सिटी एरियाज और इन द मेट्रोपॉलिटन एरियाज, क्या आप टाउन के अंदर या शहर के अंदर या सिटीज या मेट्रो के अंदर में आप वहां पे प्लांट लगा सकते हो? क्या हीटिंग प्लांट लगा सकते हो, नहीं लगा सकते हो? क्या आप लगा सकते हो? सपोज मैं पटना के अंदर सड़क बनाना है मुझे पटना के अंदर, तो क्या मैं बिटुमिन का हॉट मिक्स प्लांट पटना के अंदर लगा सकता हूँ, नहीं लगा सकता? पटना के अंदर फ्रेजर रोड पे या पटना के अंदर गांधी मैदान पे लगा सकता हूँ बिटुमिन का हीटिंग प्लांट? नो लगा सकते हो? कभी नहीं लगा सकते हो। एनवायरमेंट मिनिस्ट्री आपको सीधे वहां से निकाल के भगा देगी वहां से। तो ये ऐसा आई क्यों है, सर? आप वहां पे कभी नहीं कर सकते हो। आपने कभी इस चीज को ऑब्जर्व किया कि वहां पे जो क्या होता है, आप साइट को शहर से दूर, अब जैसे जैसे शहर आपका बढ़ते जा रहा है दायरा, यानी इट मीन आपका शहर का रेडियस, जैसे आप 100 किलोमीटर के दायरे में अगर शहर फैल गया सपोज, जैसे मुंबई वगैरह बहुत बड़ा शहर है, कलकत्ता बहुत बड़ा शहर है, वेस्ट बंगाल, तो वहां पे जो आप उस एरिया में नहीं कर सकते हो। अब बताओ, आप जब हीटिंग करते हो बिटुमिन को लाते हो वहां से हीट करके एग्रीगेट को, तो उसके क्या होता है, उस पर हीटिंग करने में क्या आपका लॉस नहीं हो रहा है? एनवायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंच रहा है? पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है बिटुमिन हीट करने पे? यस सर। यस ये बहुत एस्पेक्ट है। अब कई वर्क चल रहा है, सिविल इंजीनियर इस पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं कि आप शहर के अंदर कैसे उस चीज को एलिमिनेट कर सके, और आप बिना हीट किए हुए आप वहां पे बिल्कुल वैसा ही स्ट्रेंथ ला के दे दें जो हमें ऑलरेडी
एग्जिस्ट हो रहा है वैसा स्ट्रेंथ, इस पे भी वर्क चल रहा है, बहुत विगरस वर्क चल रहा है इसके अंदर में। अभी कई ऐसे मैकेनिज्म आ रहे हैं कि आपको कंक्रीट को भी हीट करना पड़ता है 100 डिग्री पे और बिटुमेन को भी हीट करना पड़ता है 160 डिग्री पे। कई मतलब देखना, आप कभी जाना बिटुमेन हॉट मिक्स प्लांट पे, आप आँख नहीं खोल पाओगे, इतना मतलब गंदा स्मेल आता है। आँख में इरिटेट होता है वहाँ पर, बहुत ज़्यादा वहाँ पर स्मेल आएगी, गंदा लगेगा। आँख से आप ये सोचो, ये इतना ह्यूज सड़क बन रही है, इतना इसके अंदर, इसलिए अब देखिए आप बोलोगे सर कंक्रीट का बना दो ना फिर वहाँ पर। अगर कंक्रीट बनाओगे ना, कहा था 1 किलोमीटर रोड में 1000 टन का कार्बन डाइऑक्साइड का वहाँ पर प्रोडक्शन होता है। इनका वहाँ पर प्रोडक्शन इतना ह्यूज अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेट हो रहा है वहाँ से भी, सीमेंट के यूज करने से भी। आप देखो कहीं नहीं कि मैंने क्या बताया, आपको एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज है, मैं उसको कैसे कम कर लूँ, यही सबसे बड़ी बात है इंजीनियर्स की। ये सोच रखिए अपने अंदर में, बात समझ रहे हैं? Yes, sir. चलिए, तो मैं आपसे ये बोल रहा था कि ये आपको देखिए कैसे यहाँ पर आपको वर्क करना पड़ेगा। अब देखिए अगला कहता है इन सम स्टेजेस दे वर्क सेपरेटली इन अदर जॉइंटली। अब कहता है देखो चलो ठीक है, अब कुछ हो सकता है, कुछ एस्पेक्ट होगा ये, कहीं पे जियोलॉजिस्ट साथ मिलकर करते हैं और कहीं पे अलग अलग करते हैं। अब अलग अलग करने का मतलब उनका जो काम हो गया, पहला काम करके दे दिया उन्होंने, अब वो हट गए, अब मतलब सड़क का काम था, सब चीज करके दे दिए, रोड का अलाइनमेंट वगैरह सब हो गया, नीचे स्टार्टअप पता चल गया, अब जियोलॉजिस्ट का काम खत्म, अब वो अपना काम करेंगे। अब लेकिन जब डैम का कंस्ट्रक्शन होता है, वहां पे जियोलॉजिस्ट का रहना बहुत जरूरी है हर समय पे, क्योंकि डैम आप हमेशा कहाँ पे बनाओगे, उस जगह पे बनाओगे जहाँ पे आपको हार्ड स्ट्रैटा मिलेगी, हार्ड स्ट्रैटा। आई मीन आपको वहां पर नेचुरल, एक तरह सबसे बड़ी चीज, वहां पे आपको नेचुरल फॉल भी मिलना चाहिए, क्योंकि रिवर को आप थोड़ी के ऊपर में रिजर्वायर से पानी आप मतलब पंप लगा के खींच के लाओगे। आप तो लो कॉस्ट में बनाना चाहते हो ना, यू कैन स्टोर द वाटर इन द रिजर्वायर बाय नेचुरल मेथड, नेचुरली पानी आके रिजर्वायर में स्टोर है, अब वहां से उसको नीचे फॉल कराएं, सो दैट वहां पे हमको वहां पर पंप या मोटर की जरूरत नहीं पड़े, वहां पे आपका मैकेनिकल लॉस प्लस इलेक्ट्रिकल लॉस सबसे आप बच जाओगे। गॉट इट? ये सब मिनिमल होता है, मिनिमम आपको ये सब ऑब्जर्व करना पड़ता है। ये सब जियोलॉजिस्ट का काम है, वहां पे कहाँ पे हमें इसको देना है, कहाँ पे इसको फॉर्मेशन करवाना है रॉक डैम का। अगला पार्ट देखिए, रिस्पांसिबिलिटीज एंड नेचर ऑफ द वर्क इन व्हिच बोथ इंजीनियरिंग जियोलॉजिस्ट एंड सिविल इंजीनियर आर इन्वॉल्व्ड एट दिस टॉपिक। तो क्या क्या रिस्पांसिबिलिटी दोनों सिविल का और एक जियोलॉजिकल इंजीनियर का, दोनों का देखिए क्या क्या रिस्पांसिबिलिटीज होता है। देखिए पहला, पहले हम बात करें तो पहला रिस्पांसिबिलिटी होता है एक जियोलॉजिस्ट का, पहला काम क्या होता है, मैपिंग। मैपिंग से क्या समझते हो आप लोग, बताइए मैपिंग से क्या समझते हैं? मैपिंग से वहाँ जाके मतलब कुछ जैसे डैम बनाएंगे तो उसका पहले पूरे रिकनोसेंस कर लेंगे, मतलब चेक कर लेंगे उस ग्राउंड पे कैसा भी। देखिए कभी भी सिविल का प्रोजेक्ट होता है ना, जब मैं बात करता हूँ तो सिविल का प्रोजेक्ट नहीं, सपोज आपको मैं बोला कि रविशंकर आप जाइए, आपको सड़क, आप चीफ इंजीनियर हो, आपको यहाँ पे बनवाना है सड़क, आप थोड़ी के उठोगे उठोगे गाड़ी में बैठोगे, कार में ड्राइवर को, चलो ड्राइवर देख के आते हैं थोड़ा साइड कैसा है, ऐसा होता है कभी? कभी ऐसा नहीं। नो सर, पहले तो वहाँ नो सर, पहले मैपिंग से हम चेक कर लेंगे सर कितना क्या वहाँ मैपिंग पर प्रोवाइड फर्स्ट ऑफ ऑल योर स्टडीज टू डन फ्रॉम द मैप्स। मैप, मैप कहाँ से लोगे आप? मैप अपने घर से जो एटलस टेबल पर रखा हुआ है या फिर ग्लोब रखा हुआ है, उसको निकाल तो मैप से आप नहीं समझ जाओगे, बात समझ रहे नो हो ना? सर, उसके लिए क्या? कंटूर मैप से चेक करेंगे सर्वे सर। करना पड़ेगा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली गुड, कंटूर मैप्स होता है वहां पर यूज, कंटूर मैप्स, क्योंकि आपके वेरियस फिजिकल पैरामीटर्स उसके अंदर, उस कंटूर मैप के अंदर आपको देखोगे वहां पर कहाँ पे एलिवेशन है, कहाँ पे ग्रेडियंट है, हर एक चीज उसके अंदर। अब ये कंटूर मैप्स कहाँ से मिलेगा आपको, कौन देगी कंटूर मैप्स? सर सर्वे डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया। शाबाश, गुड। ये आपको सर्वे ऑफ इंडिया, ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जब आप आईएएस वगैरह का एग्जाम दोगे, ये भी एक डिपार्टमेंट होता है, आईएएस के थ्रू इसमें पोस्टिंग मिलती है, एसओआई सर्वे ऑफ इंडिया। ये डिपार्टमेंट के अंदर ही, यही डिपार्टमेंट आप जो पढ़ते हो आरएल सर्वे, आपने पढ़ा था सर्वे? यस सर। यस सर। आरएल वगैरह पढ़ा उसमें, आरएल आपने उसे पढ़ा था? हाँ सर, रीच लेवल पढ़े। आपने उसमें बेंचमार्क वगैरह पढ़ा था उसमें, मीन सी लेवल पढ़ा था, मीन सी लेवल वेसल, यस सर। यस सर। क्या होता है मीन सी लेवल? मीन सी लेवल क्या होता है? सर एक रेफरेंस ला लिया गया सर, कुछ प्रीवियस ईयर का जो मैक्सिमम और मिनिमम का जो लेवल आता ना सी का, उसको एवरेज लिया जाता है। ठीक है, सही, आप एक हद तक सही है रुशान विकी चौधरी। और बोलिए, सभी आप लोगों ने सब पढ़ा है सर्वेइंग, तो क्या पढ़ा आपने सर्वेइंग में, जब मीन सी लेवल नहीं समझ रहे हो तो? आप लोग पढ़ चुके हो ना मीन सी लेवल? सर मीन सी लेवल एक रेफरेंस पॉइंट है सर, जिससे आरएल कैलकुलेट किया जाता है। गुड, ये देखिए ये पॉइंट सही है, ये इनका देखिए स्टेटमेंट सही है, एक रेफरेंस पॉइंट है जिसको किसने बनाया? हमने, आपने बनाया ना? किसने बनाया इस पॉइंट को, किसने बनाया शहबाज? सर इंजीनियर ने बनाया सर, अपने कन्वीनियंस के लिए आरएल कौन कैलकुलेट इंजीनियर करना। बनवाए?
सर्वे सीपीडब्ल्यूडी इंजीनियर कौन इंजीनियर बनवा दिया है? सर्वेयर बनाया सर। ये जो होता है मीन सी लेवल, देखो पहले हमारा कराची हुआ करता था मीन सी लेवल, कहाँ होता था? कराची, जहाँ पर बहुत साल का डेटा था हमारे पास, लास्ट 20 ईयर कई साल का डेटा था उसके पास, कराची का मीन सी लेवल हम लोग लेके चलते थे। लेकिन जब से हमारे बाहर के रिश्ते खराब हुए हैं, लास्ट 18-19 साल के हमारे पास डेटा बच पाया है इधर से, जो हम मुंबई को लेने लगे मीन सी लेवल। यस सर, यस सर। बात समझ रहे हो ना? हमने मीन सी लेवल कहाँ शिफ्ट कर लिया अपना, फिर मुंबई, हमारे रिश्ते खराब जब से हुए पाकिस्तान से कर, क्योंकि कराची पाकिस्तान पार्टी हुआ करता था, पहले जब कंबाइंड देश था तो हमारा वहीं से हुआ करता था मीन सी लेवल, वहीं से कैलकुलेट हम करते आ रहे थे आजादी के बाद भी। अब जाके जब हमारे छटपट को रिश्ते तब हमने कहाँ से अपना स्टार्ट किया? मुंबई के पास हो गया। हमारे पास डेटा पिछले ज्यादा साल का नहीं है, 18-19 साल, 17-18 साल को ज्यादा नहीं, 19 साल 20 साल को ज्यादा पुराना डेटा नहीं है। तो वहीं से हमने मीन लेवल एक रेफरेंस दिया है। ये देखो, ये मेरा 70 हो गया। अब यहाँ से कितना, कौन जगह कितना एलिवेट है, हम उस जगह के हम कंपेयर में करेंगे बात। आप समझ के रेफरेंस पॉइंट हमने लिया है, हमारे सर्वे ऑफ इंडिया ने लिया है। सर्वे ऑफ इंडिया हर मेजर सिटी, हर जगह, आप अपने रेलवे स्टेशन को सबसे बेस्ट एग्जांपल में ले सकते हो। आप रेलवे स्टेशन में जाना, देखना साइन बोर्ड जहाँ पे स्टेशन का नाम लिखा होता है। सपोज आप हो वहाँ के, कहाँ के हो आप लोग, वहाँ से भी हो आप लोग, जैसे पटना हुआ, तो पटना जंक्शन के नीचे लिखा होगा मीन सी लेवल कितना है इसका, कभी देखा है इसको? अभी इसको देखा है आप लोगों ने? क्या करो, तो ये क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है, आप जिस जगह से बिलोंग करते हो उसका मीन सी लेवल क्या है? अब आप क्या बोलोगे? आप इंजीनियर तो बोलोगे सर हम तो देखा ही नहीं, बोलोगे आप यानी आप इंटरेस्टेड नहीं हो सिविल में। सवाल तो ये काम किसका देखेगा सर? एक सिविल इंजीनियर देखेगा या मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल या कंप्यूटर साइंस से? कौन? इसका कोई मतलब है? अदर ब्रांचेस वाले को क्या मतलब है मीन सी लेवल से? कोई मतलब है क्या? नो सर। मीन सी लेवल आपका काम था, आप देखा है थोड़े सब इंटरेस्ट को जगाओ सब चीज में, देखो क्या चीज क्या है मीन सी लेवल है। आपने पढ़ा, सब्जेक्ट को कनेक्ट करो, यही बात बोला, सब्जेक्ट को कनेक्ट करो, क्योंकि देखो कोई बताएगा नहीं, मैं बार बार कह रहा हूँ, कोई नहीं बताएगा आपको सिविल में ये होता है वो होता है। आपको अरे हर चीज बता दो, फिर आप इंजीनियर थोड़ी क्या लोगे? इंजीनियर मतलब क्या? आप अपना दिमाग कैसे लगा रहे हो? आप अपना दिमाग लगाओ ना, तो आपको नहीं बताएगा हर चीज। सर ये देखो मीन सी लेवल लिखा है, लेकिन आप जानकारी दो। आप देखो, मैं वही कह रहा हूँ, ये वहाँ पे जो होता है सर्वे ऑफ इंडिया, ये मैप देती है। सर्वे ऑफ इंडिया किसको देगी? डिपार्टमेंट को, कंसर्न डिपार्टमेंट को। अब आप वो मैप नहीं ले सकते हैं, वो मैप सर्वे ऑफ इंडिया से ऑर्डर करने पे वहाँ पे वो डिपार्टमेंट के पास होता है, वो उठा के उनको चाहिए जितने साल का डेटा, वो उतने साल का डेटा दे देगी। अब उस डेटा से, अब सपोज वहाँ पे मुझे डैम बनाना है, वहाँ पे हर एक स्टडीज को निकालना पड़ता है। वहाँ पे आप उसी को आप रोड के प्रोजेक्ट में ले, रोड में ब्रिजेज आपको बनाना पड़ता है रिवर के ऊपर पे। अब आप छोटा सा कलवर्ट बना लो, देखो रोड के बीच में क्या होता है, कलवर्ट देते हो। जब सिंपल से हाईवे चल रहा होता है तो छोटा सा कलवर्ट देते हो, कलवर्ट देखते हो ना, कलवर्ट बीच में ह्यूम पाइप वगैरह, ह्यूम पाइप कलवर्ट क्यों देते हो आप? बताओ क्यों देते हो कलवर्ट? वाइड टर्निंग पॉइंट पे देखो, क्या स्मॉल, जब कोई Turning ड्रेनेज सिस्टम को पास करना रहता है उसके लिए सर, साइड ड्रेन के लिए, क्रॉस ड्रेनेज ठीक है, ठीक है, जो ये हुआ वो देखो, ये तुम सही जवाब दिया। ये क्रॉस ड्रेनेज वर्क है, ये कैसा वर्क है? ये क्रॉस ड्रेनेज वर्क है। दिस इज फॉर जस्ट फॉर, आप देखना रोड बिल्कुल प्लेन चलेगी, लेकिन देखो बीच में कलवर्ट दे दिया, तो ये फालतू का कलवर्ट बना दिया, कोई मतलब का नहीं। तो मतलब है, क्योंकि बोथ साइड ना, हाईवे क्या होता है, बीच में रेज पोर्शन होता है, थोड़ा सा रेज पोर्शन आपने देखा होगा। तो कलवर्ट अगर नहीं प्रोवाइड करेंगे, तो बगल में क्या ड्रेनेज कंडीशन, तो पानी सपोज एक साइड हाईवे के राइट और अदर साइड में अगर पानी क्या होता है वहाँ पे जमा हो जाता है, अगर सडन ड्रॉ डाउन हो गया, सडन पानी का लेवल नीचे चला गया, तो अपने साथ मिट्टी को भी नीचे खींच के ले जाएगा और नीचे से पूरा हाईवे उतर के खत्म हो जाएगा। आप समझ रहे हो? यस सर। इसलिए आप क्रॉस ड्रेनेज करते हो ताकि आपका वाटर लेवल इक्वली बैलेंस रहे बोथ साइड, सो दैट वाटर लेवल इज बैलेंस इक्वली ऑन बोथ साइड। तो ये सब वर्क आपको एक जियोलॉजिस्ट करके देगा वहाँ पे, या फिर एक क्या नाम है आपको, देखो हाइड्रोलॉजी भी यहीं से एक सब्जेक्ट बन के आता है, बात समझ में आना। हाइड्रोलॉजी भी आप पढ़ते हो ना, हाइड्रोलॉजी भी एक सब्जेक्ट उभर के आता है यहीं से। हाइड्रोलॉजी का भी काम क्या है, वो आपको पूरा रेनफॉल डेटा, उस एरिया का क्लाइमेटिक कंडीशन था लास्ट ईयर का, कई सालों का रिकॉर्ड दे देगी आपको निकाल कर। लेकिन वो भी एक इसी का सब्जेक्ट निकलेगा, आपको देखना आगे जाकर पढ़ोगे इसके अंदर। तो आप यही बस ध्यान रखो, वहाँ पे जितने भी हैं सब सर्वे ऑफ इंडिया हम लोग मैप कर लेते हैं, उस पर डिटेल स्टडी होता है, वहाँ पे कैसा कंटूर है, और एक टेरेन को देखते हैं वहाँ पर। ट्रेन मतलब ट्रेन की बात हम नहीं कर रहे हैं, टेरेन TERRAIN टेरेन, मतलब वहाँ पे क्या कैसा क्या हिंदी हमको उसका इलाका होता है, इलाका बोलते हैं। हाँ इलाका जो है, तो वही टेरेन वहाँ पे देखते हैं, वहाँ पे क्या कंडीशन है, वहाँ पे क्या। आप देखो वहाँ पर तो कहीं तो भी डैम आपको उठा और चले गया, डैम मूड हुआ सरकार को, डैम ऐसे नहीं बना सकते वहाँ पर। आपको वहाँ पे एनवायरमेंट से भी
डिक्लेरेशन लेना पड़ेगा आपको। सबसे बड़ी चीज़ वहाँ पे आजकल बहुत सी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट वहाँ पे हो जाते हैं। एक मेघा पाटेकर का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जो कि नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी हुई है। मेघा पाटेकर नाम सुना आप लोगों ने? सोशल एक्टिविस्ट, एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट सर। यस सर। बहुत बड़े एनवायरमेंटलिस्ट हैं वो। नाम सुना होगा आप लोगों ने। डैम ही बनने नहीं दे रही थी वो उधर पे, तो वो अपना जो नर्मदा रिवर के ऊपर डैम जो बनाया था, सरदार सरोवर डैम वगैरह सब जो है, बहुत हंगामा किए थे उधर वो भी। और कुछ यहाँ पे जो टेहरी डैम जो बन रहा है उत्तराखंड, वहाँ पे भी बहुत हंगामा चला है उस डैम को लेकर। इतना आसान नहीं है उस डैम को बनने को लेकर, कितने सारे रीलोकेट करना पड़ता है। रीलोकेट मतलब कि वहाँ से हजारों पॉपुलेशन को वी हैव टू डिसलोकेट फ्रॉम देयर, फ्रॉम द नियर बाय विसिनिटी ऑफ दैट डैम एरिया। अब लोग सर कितना 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर नहीं, वहाँ पे कम से कम 50 किलोमीटर के एरिया को खाली करवा देते हैं वहाँ पर आसपास से। आप समझ रहे हो ना। अगर बाद में फ्यूचर में कैजुअलिटीज हुआ, अगर सपोज भगवान ने करे अगर हो गया अगर कैजुअलिटीज सपोज, वहाँ पर जो लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ तो इतने सारे हो जाएंगे कि सरकार उसको कंपनसेट नहीं कर पाएगी हर किसी को। आप समझ रहे हो ना। इसलिए बेहतर है कि आप पहले ही उनको वहां से शिफ्टिंग कर दो, वो ज्यादा आसान है एज कम्पेयर टू बाद में कंपनसेट करना। आप समझ रहे हो ना। इसलिए वहाँ पर हर एक चीज तो वहाँ पे क्या आता है, वहाँ पे इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री का वहाँ पे, और वहाँ पर आपको एक जियोलॉजिस्ट का भी कमाल है, यहीं पर ये खेल है। अब देखिए मैपिंग पर ही करते हो आप, सर्वे ऑफ इंडिया से मैप लेके वहाँ पे पूरा जियोलॉजिकल वहाँ पे देखो। अब मैप देखो, मैप में आपको अब देखो यहाँ पे एक सिविल इंजीनियर के भी काम आ गया मैपिंग के अंदर, क्योंकि सिविल इंजीनियर भी आप एक सब्जेक्ट पढ़ते हो जीआईएस और रिमोट सेंसिंग, एक सब्जेक्ट भी है और एक टॉपिक भी है। आपके सर्वेइंग में आपने पढ़ा होगा रिमोट सेंसिंग, जीआईएस भी पढ़ा होगा आपने। रिमोट सेंसिंग पढ़ा है आप लोगों ने। रिमोट सेंसिंग का यूज कभी होता है, कहाँ पर यूज होता है रिमोट सेंसिंग का? सर सैटेलाइट वगैरह में यूज होता है सर, ताकि वहाँ के लोकेशन जानने के लिए या फिर जियोग्राफिकल एरिया जानने के लिए सैटेलाइट के द्वारा। आज डेट में जो आप देखते हो इंजीनियर, देखो आज इतना टेक्नोलॉजी अपडेट हो गया है कि इंजीनियर को ना कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है। आप रिमोट सेंसिंग यानी सैटेलाइट के जरिए ही आप देख लो कौन सा एरिया मेरा ड्रॉट अफेक्टेड है, कौन सा मेरा फ्लड प्रोन है, कौन सा मेरा वहाँ पे वेजिटेशन है, कहाँ पे फॉरेस्ट फायर। आपने देखा होगा अमेजन में फायर लगा था कुछ दिन पहले। अमेजन फायर देखा था आपने कुछ दिन पहले, आज से कुछ साल पहले देखा होगा बहुत पूरे लगा था, तो पूरे में देखना आपने रेड स्पॉटेड था। कैसे आपने कभी सोचा कि कैसे स्पॉट कर लिया अपना सैटेलाइट के थ्रू? लेकिन सब रिमोट सेंसिंग वगैरह जो यूज होता है ना वहाँ पर, आप पता कर सकते हो। देखो इतने एरियाज में मेरा यहाँ पर फ्लड अफेक्टेड था, इतने पूरे जंगल के दायरे में आप देख सकते हो। आप अभी तो चलो वो तो बहुत पुरानी न्यूज है, रिसेंट न्यूज है ऑस्ट्रेलिया फायर। ऑस्ट्रेलिया में फायर आपने देखा होगा, कंगारू वगैरह सब लोग क्या अभी रिसेंट है वो ऑस्ट्रेलिया का फायर, है ना। वो तो बराबर फायर इसको आप देखोगे डिजास्टर के अंदर में भी वो फायर। मैं इसलिए बोल रहा हूँ ये सब काम जो आप सब रिमोट सेंसिंग के थ्रू आप पता है क्या कर सकते हो रिमोट सेंसिंग के थ्रू? आप वहाँ पे प्रेडिक्ट कर सकते हो कहाँ पे वेजिटेशन मेरा हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, कहाँ पे कल्टीवेशन मेरा कम हो रहा है। आपको इसका यूज भरपूर यूज हो रहा है सिविल इंजीनियरिंग में। ये बहुत ही अच्छा उभरता हुआ सब्जेक्ट है ये अपने आप। रिमोट सेंसिंग और जीआईएस बहुत ही उभरता हुआ सब्जेक्ट है। जीआईएस भी एमटेक वगैरह में क्या लोग करते हैं। ये जीआईएस में आप क्या करते हो, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसमें कई सारे मॉड्यूल्स आप एरिया को डिवाइड करते हो, सब डिवाइड करके उसको एक टेम्पलेट। आपने फोटोग्रामेट्री पढ़ा होगा सर्वे के अंदर में, फोटोग्रामेट्री पढ़ा ना? यस सर, फोटोग्रामेट्री। यस सर, फोटोग्रामेट्री के अंदर में ये सब नहीं पढ़ा, रिमोट सेंसिंग, जीआईएस, जीपीएस क्या होता है, ग्लोबल सब पढ़ना था। क्या ये सब पढ़ा सर हम लोगों ने। क्या बोले मुझे आपने समझ नहीं पा रहे हैं, बोलो। पढ़े हो ना ये सब? ये सब पढ़ा गया सर हम लोगों को। थोड़ा सब तो भूलिए मत, ये सब चीज को भूलिए मत। ये सब भूल जाओगे ना तो ऐसा नहीं कि कहानी आगे बढ़ते जा रहा है, पिछले सब सफा करते जा रहा है। ऐसा मत कीजिए, पढ़ाई ठीक है। इंटरेस्टिंग टॉपिक था सर। हाँ सब देखो टॉपिक सब इंटरेस्टिंग है। वो आपके ऊपर पे आप जब समझते हो ना तो आपको इंटरेस्ट लगता है, जब नहीं समझते हो अरे क्या ये पढ़ रहे हैं बहुत भारी लग रहा है ये। तो आपके ऊपर पे है, डिपेंड करता है आपके ऊपर पे। इंटरेस्ट सब में होता है। सब टॉपिक पढ़िए, क्यों इंटरेस्ट होगा आपको, सब में जगाना पड़ेगा इंटरेस्ट। सही है। तो मैं बोला था मैपिंग करके वहाँ पे आप एरियल लेते हो या सैटेलाइट इमेजरी लेते हो, फिर वहाँ पे इंटरप्रेट करते हो, फील्ड की ऑब्जर्वेशन करते हो उस मैपिंग के थ्रू, पहला काम। फिर वहाँ पे आप देखो अब सब जितना भी जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन होगा सब सरफेस, यानी सरफेस के जो जितना भी पार्ट नीचे ऊंचे है सब का सब ये सब काम। देखो सरफेस के ऊपर तो आपने कर लिया, लेकिन सरफेस के अंदर कौन बना के देगा आपको पूरा वहाँ इंफॉर्मेशन? कौन देगा बनाकर? जियोलॉजिस्ट बता के देगा। जियोलॉजिस्ट। अब देखिए मैंने आपको क्या बोला था, ये जितने भी आपके एक आप देख सकते हो जियोलॉजिकल मैप है, ये जियोलॉजिकल मैप है इंडिया का, ये मैप ऑफ इंडिया है। आप यहाँ पे देख सकते हो, आप पढ़ोगे आगे में कि कैसे ऐसे रॉक्स कैसे हैं, क्रिस्टलाइन नेचर के कौन से हैं, कौन से ग्रेनाइट कहाँ पे ज्यादा होता है, इधर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स वगैरह सब यहाँ पर है। आप देख सकते हो यहाँ पे डेक्कन ट्रैप भी दिख रहा होगा आपको।
यहाँ पे ये वाला दिख रहा है, ये पूरा बेल्ट है। यस सर। यस सर। इसको कहते हैं डेक्कन ट्रैप, डेक्कन डक्कन डक्कन इसको कहते हो हिंदी। मूवी में देखे होगा आपने, कौन सी मूवी आई थी इसकी? बहुत आई थी सर ये दुनिया। अरे वो जो अभी आई थी रणवीर सिंह की जो मूवी, क्या नाम था उसका, जो दक्कन का जो ये था वो अलाउद्दीन खिलजी बनता है जिसमें पद्मावत, तो वो Yes, यही sir. सब बेल्ट है, यही सब बेल्ट है वो, यही सब है ना बेल्ट वो वाला। इसी जगह पे सर बहुत बड़ा सुखाड़ भी आया था सर एक बार। देखो ये देखो, अब ये सुखाड़ तो एक बार नहीं आता, ये जगह हमेशा ही सुखाड़ में ही ग्रस्त है। ये जो बेल्ट है ना, ये वाला आपको ये जो बेल्ट है ना, ये वाला आपका ये वाला, ये मतलब मान लो यहाँ से इतना पोर्शन जो आपका है, ये बुंदेलखंड जो एरिया है, ये भारत का सबसे बड़ा मतलब क्या कहें दुर्भाग्य जगह है, जहाँ पे हर साल अकाल पड़ती है। वहाँ पे ड्रॉट में पढ़ोगे आप उसको, ये सबसे ज्यादा अफेक्टेड एरियाज है ये बुंदेलखंड का एरिया। कुछ मध्य प्रदेश का बेल्ट आता है, कुछ यूपी का निचला हिस्सा लगता है, और कुछ आपको महाराष्ट्र का विदर्भ वाला एरिया लग जाता है। महाराष्ट्र या आपको अब देखो राजस्थान तो है ही है राजस्थान, लेकिन राजस्थान में वैसा ड्रॉट नहीं होता जैसा कि आपको नीचे वाले पोर्शन में इधर विदर्भ में होगा। आप सुनते हो कि किसान महाराष्ट्र के ज्यादा सुसाइड करते हैं, लेकिन इतना नहीं सुनेंगे महाराष्ट्र से ज्यादा राजस्थान का या वहाँ के सुसाइड के लिए, सुना है आपने इतना ज्यादा? लेकिन हर साल सुनते हैं कि महाराष्ट्र के किसान ने सुसाइड कर लिया। सुनते सर हो सुनते हो ये? राजस्थान में इंदिरा गांधी कैनाल है सर, जिसकी वजह से इरिगेशन अच्छा खासा होता है। ये इंदिरा गांधी कैनाल के बनने के वजह से वहाँ पे आज लाइफलाइन है उस जगह पे, लाइफलाइन, तो लाइफलाइन कहते हैं वहाँ के लिए। जैसे आप कहते हैं मुंबई की लाइफलाइन क्या है, तो मुंबई की लाइफलाइन लोकल है, दिल्ली की लाइफलाइन मेट्रो हो गई, वैसे ही वहाँ की लाइफलाइन है वो। यानी वो नहीं तो मतलब जिंदगी एक तरह से लोग बोलते हैं कि मेरा खत्म ही हो जाएगा जिंदगी, इतना मतलब वहाँ पे इसकी आदत सी पड़ गई है। आप समझ रहे हो ना? यस सर। अब देखो यहाँ पर ये मैं आपको कह रहा था, ये मैप है, तो डेक्कन ट्रैप अगर हम देखोगे, डेक्कन आपने देखा है जितना वेस्टर्न घाट जो आपका देखा, वेस्टर्न घाट जितना भी है ना, वेस्टर्न घाट जो अभी जो मानसून आने वाला है, सबसे पहले हिट यहीं पे होता है वेस्टर्न घाट में ही। बात समझ रहे हो ना? वेस्टर्न घाट बहुत खूबसूरत जगह, कभी आप लोग को मौका मिले तो जरूर जाइएगा, देखिएगा, बहुत प्यारा जगह। लोनावाला वगैरह नाम सुना होगा आपने, ये सब जितना भी बहुत खूबसूरत जगह है। जब आप गोवा वगैरह रूट पे जाओगे ना, पूरी ट्रेन इधर घाटियों में होते हुए जब जाती है, इतना शानदार लुक ले रहे हैं कि आप इंडिया वाले पार्ट में घूम रहे हो, बहुत शानदार जगह है ये। क्या सर एक क्वेश्चन था कि जितने सर मानसून आते हैं सर, सब वेस्टर्न घाट से ईस्ट की ओर आते हैं, बे ऑफ बंगाल में गिरती है सब जाके, जितने मानसून एरिया है, जितने भी साइक्लोन आते हैं, तो ऐसा क्यों सर? ईस्ट से क्यों? वेस्ट क्यों जाता है, वेस्ट से ईस्ट क्यों जाता है? सुनो, ऐसा नहीं होता है। जब हमारा जो पहला जो मानसून होता है ना, वेस्टर्न नाम से सुनो पहले, वेस्टर्न मानसून होता है, वेस्टर्न लैटिन मानसून, जब फर्स्ट टाइम जब कोरोमंडल कोस्ट को जब हिट करता है, कोरोमंडल कोस्ट, मैं बात कर रहा हूँ केरल का बेल्ट नीचे वाला कोरोमंडल कोस्ट है, उसके ऊपर वेस्टर्न घाट, पूरा वेस्टर्न घाट ही एरिया है, लेकिन हिट करता है पहले इस, मान लो इंडिया का मैप है ये, तो हमेशा केरल के इस तट पे हिट करेगा, वेस्ट साइड पे हिट करता है पहला। और वो बारिश जो जब होती है ना, पहले बारिश कहते हो, देखो जब बारिश होगी, सीजन अभी आएगा, अभी देखना जून के महीने में स्टार्ट हो जाएगा, महाराष्ट्र में इतनी बारिश होगी वहाँ बाढ़ आ जाएगा तुरंत 24 घंटे के अंदर में। न्यूज देखोगे आप, यही होगा स्टार्टअप। अब कुछ दिन में देखोगे महाराष्ट्र में बाढ़ आ गया, मुंबई मतलब महाराष्ट्र से ज्यादा मुंबई, तो मुंबई तो पूरा अर्बन एरियाज है। अब बारिश इतनी होती है, इतनी बारिश, पूरे तो पूरे कंक्रीट है वहाँ पे, कुछ भी तो ओपन जगह बचा नहीं वहाँ पे, उस जगह पर तो वहाँ पे पानी का कुछ भी है, तो सब का सब पानी कहाँ से लगेगा? बगल में क्या है? समुद्र है, आपका अरेबियन सी है, पानी का लेवल धीरे धीरे बढ़ता है, वहाँ बहुत बढ़ जाता है वहाँ पानी के अचानक बारिश के टाइम पे, और वहाँ पर फिर फ्लड आने के सिचुएशन होने शुरू हो जाते हैं वहाँ पर। देखना फिर लोग ना अब वहाँ पे बोट वगैरह चलाना शुरू करते हैं रोड के ऊपर पे, देखोगे पूरे कार पानी के अंदर बढ़ गई, मतलब ये पानी इतना लेवल होता है वाटर के, कार डूब गई पानी के अंदर। बात समझ ना, सड़क पे लगी इतना बहुत ज्यादा लेवल होता है वाटर का सब जगह। अब ये कहने का मतलब है कि वेस्टर्न घाट में जो पानी होता है वो हाई राइज माउंटेन है, इधर ही हिट कर जाता है, उसको हिट करने की वजह से पूरे के पूरे उसके विंडवर्ड साइड, विंडवर्ड मतलब जिधर से विंड बह रही है उसी साइड बारिश हो जाती है, पूरी मॉइस्चर उसी तरफ गिर जाती है, और जो लीवर्ड साइड है इसके अपोजिट में, वहाँ पे बारिश ही नहीं होती है, बहुत कम एक्यूट बारिश होती है उस साइड, रेयर केस। ये बारिश धीरे धीरे देखोगे आपको अगर 1 जून को वहाँ हिट किया तो अब नॉर्थ इंडिया आते थे 15 दिन लग जाता है ऊपर आते, कहते हैं ना अब मानसून आने वाला है, मानसून आने वाला है, कह रहे हो ना बात, ये कहते हो ना, ये सब न्यूज में सुनते होंगे मानसून। अब ये आपको क्या होता है, अरावली रेंज, अरावली उसी साइड है, लेकिन अरावली के कहते हो ना वहाँ पर राजस्थान भी वहीं पर है, उसी साइड है, लेकिन राजस्थान में ही सर अरावली रेंज, क्या बोल रहे सर राजस्थान में ही अरावली रेंज, थोड़ा दिल्ली की ओर भी है, थोड़ा सा पोर्शन दिल्ली में भी उसका। देखो दिल्ली ठीक है, दिल्ली तो बहुत, देखो दिल्ली क्या है, दिल्ली छोटी तो है, दिल्ली तुम क्या बोलोगे, दिल्ली तो लेकिन राजस्थान का अरावली वाला बेल्ट है, मतलब अरावली देखो सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन भारत का कौन सा है पता है आपको? अरावली है सर, अरावली है ओल्डेस्ट माउंटेन है अरावली है। तो अरावली में जो अरावली पहाड़ जो आप देखोगे मतलब अजीब सा लगेगा, मतलब जो पहाड़ देखने में जो मजा आपको है ना, पहाड़ अगर देखना वाकई में खूबसूरत पहाड़ सब, आप जाइए साउथ इंडिया के तरफ, पहाड़ सब देखने में लगेगा बेहतरीन खूबसूरत हो, बोलेगा अरे कितना खूबसूरत भारत है। ऊटी सर, ऊटी में बहुत बेहतरीन पहाड़ है सर।
वही मैं बोल रहा हूँ ना, साउथ इंडिया की तरफ आप जाइए, उधर के पहाड़ बहुत खूबसूरत है। आपको अगर पहाड़ और दिखना खूबसूरत, आप जाइए मध्य प्रदेश वाला बेल्ट में, पूरे जो सतपुड़ा रेंज है, बहुत खूबसूरत पहाड़ है। सतपुड़ा रेंज का पहाड़ सब बहुत खूबसूरत खूबसूरत पहाड़ सब है। अब मैं इसलिए बोल रहा हूँ, देखो जियोलॉजी का सब्जेक्ट है, इसलिए मैं बता रहा हूँ इस चीज को। अब आपको अरावली, ये आप बोलोगे सर ये बारिश का क्या मतलब है? बारिश का मतलब ये है कि एक आपका ये देखोगे, ये आपका एक ड्रॉट वगैरह जो कंडीशन पर होगा, यहीं से कंडीशन जनरेट होता है ड्रॉट का। बारिश जब होती है ना, अरावली के साइड क्या होती है, हिट नहीं होती है, क्योंकि अरावली के पैरेलल होके विंड निकल जाती है। बस अरावली के ऊपर हमारी राजस्थान को पानी मिलता ही नहीं है इस वजह से, इसलिए वो एरिया कैसा होता है, सेमी ड्राई एरिड रीजन हो जाता है। यानी एरिड इट मीन जहाँ पे बारिश नहीं होगी, वो धीरे धीरे सॉइल्स क्या होगा, आपस में लूज होते होते खत्म होकर वो सब रेत में कन्वर्ट हो रहा है धीरे धीरे। बात समझ रहे हो ना, इसलिए वहाँ पे बारिश नहीं होती है। और बारिश पूरे नॉर्दर्न इंडिया में इधर आना। और फिर जब आप बोलोगे सर इधर बारिश कब होगी नॉर्दर्न इंडिया में, नीचे में आप देखना है कि साउथ इंडिया में, नॉर्दर्न इंडिया में, और आपको जो जितना ईस्टर्न साइड है, बे ऑफ बंगाल के साइड, जब रिट्रीट होता है मानसून व्हेन रिट्रीट्स ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर, अक्टूबर नवंबर के अंदर में भी बिहार के अंदर बारिश होती है। होती नहीं होती बिहार में बारिश? जब आपका दशहरा होता है या उस टाइम बारिश होती है ना, होती है ना उस टाइम बारिश। क्यों होती है? क्योंकि वो रिट्रीटिंग मानसून, रिट्रीट वो वापस होकर गया। तो ये सब रीजन है, फैक्टर्स है, क्लाइमेटिकल फैक्टर्स है। अब कैसे होता है बारिश, ये फेनोमेनन आपको आपने पढ़ रखा होगा ऑलरेडी 10th वगैरह में, या आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी वगैरह में, तो लो प्रेशर, हाई प्रेशर, टाइड्स वगैरह सब पढ़ा होगा आप लोगों ने, सब कंडीशन, क्लाइमेटिक कंडीशन पढ़ा है सर। तो चलिए मैं आपको ये बताता हूँ, डेक्कन ट्रैप ये बेल्ट है। ये पूरा देखो, एक ये इधर आप यहाँ पे अगर कुछ भी बनना है, मान लो कि कुछ टनल बनना है, तो टनल कौन बनाने आएगा वहाँ पे? कौन पता करेगा टनल का कितना, क्या रॉक का क्या फीचर्स है, कैसे हम कौन सा शेप देंगे? सब जियोलॉजिस्ट का काम है, सब जियोलॉजिस्ट का काम है। ये नहीं बोलोगे सर हम ही बना लेंगे, बोलेगे हम अपन इंजीनियर अपन ही सब करेंगे सर। अब देखो फिर वो कैसे करते हैं, अगला मेथड होता है वहाँ पे मैपिंग, मैंने आपको बताया था। फिर आपको क्या करेंगे वहाँ पे, एक्सप्लोरेशन करेंगे। वहाँ पे क्या करते हैं, वहाँ पर एक्सप्लोरेशन। अब ये काम होता है रॉक को, देखो आप देखो कैसे क्रैक्स हैं, क्या फीचर्स हैं, क्या वहाँ पे क्लीवेज है, कैसा सारा चीज आपको दिखेगा। जियोलॉजिस्ट सब चीज, हर चीज का बिल्कुल नॉलेज होता है। तो इसमें क्या करेगा जियोलॉजिस्ट जो होता है, पूरे एरिया को एक्सप्लोर करता है। पहले वो देखता है अपने अपने टेक्निक क्या, बड़े टेक्निक से उसके रॉक से एक्सप्लोर करने का बहुत सारा मेथड है, आप देखोगे क्या क्या मेथड से करता है। तो वो एक्सप्लोर करके फिर वहाँ पे रॉक के बारे में स्टडी करता है, और फिर उसके बाद प्लानिंग करता है। और तब वो जब प्लानिंग जब हो जाता है कि हमें कैसे क्या वर्क करना है, फिर एक्सप्लोरेशन वर्क को रिकॉर्ड करता है, फिर आगे फर्दर इंटरप्रेट होता है कि हाँ क्या करना है, आगे कैसे वर्क होना है। फिर अगला एस्पेक्ट क्या होता है वहाँ पर, प्रोजेक्ट का प्लानिंग होता है। यानी प्रोजेक्ट का प्लानिंग तब करते हैं, पहले एक्सप्लोर करेगा, मैपिंग करेगा, एक्सप्लोर करेगा, फिर प्रोजेक्ट का प्लानिंग करेगा वहाँ पर। अब जाके प्रोजेक्ट आपका प्लान होना शुरू हुआ। ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अब यहाँ पे किसका काम आ जाएगा, सिविल इंजीनियर। सिविल इंजीनियर आएंगे यहाँ पे, भाई साहब हाँ भैया बताइए क्या काम है। अब आगे अपने क्षेत्र में सब लोग, अब देखिए क्या करेंगे। सिविल इंजीनियर भी यहाँ पर काम करेगा, लेकिन ये मत सोचो कि हम ही सब चीज बना के लेके चले जाएंगे, नहीं। यहाँ पे भी जियोलॉजिस्ट अड़ंगा लगाएगा, बोलेगा नहीं सर यहाँ पे नहीं बनने देंगे, बोले सर यहाँ पे डैमेज हो जाएगा, ये रॉक छूट जाएगा। अब भाई अपन को तो इतना नॉलेज तो है नहीं। अब देखो इसलिए आपको इतना बेसिक नॉलेज हो जा रहा है, चलो जियोलॉजिस्ट आपको बेवकूफ न बना के चला जाए। बात समझ रहे हो ना, इतना बेसिक तो जान लो। पता चला बेवकूफ जियोलॉजिस्ट आया, कुछ भी बोल के चला गया, अपन समझ में तो आने रहा, हाँ भाई चलो ठीक है वो बोल रहा है, सही बोल रहा होगा भाई, वो जियोलॉजिस्ट है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि आप एक इंजीनियर हो, आप जाके अगर कोई दूसरे ब्रांच वाले को कुछ बोल दो, उसको क्या मतलब पता चलेगा? पता चलेगा कुछ उसको? तो बोलेगा सही बोल रहा है बंदा। बात समझ रहे हो ना, बस ऐसे ही यहाँ पे एस्पेक्ट होता है। इसलिए इतना बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए सब्जेक्ट का, कि आप भी इस चीज को करके लेके जाओ। हर जगह जियोलॉजिस्ट ही नहीं आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक जियोलॉजिस्ट क्या, आप देखिए क्या क्या देखेगा वहाँ पे। पहले वहाँ पे जियोलॉजिकल फिजिबिलिटी देखेगा। वहाँ पे क्या देखेगा पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल विल प्रिपेयर द जियोलॉजिकल फिजिबिलिटी, एंड वहाँ पे अब देखेगा डेवलपमेंट पैरामीटर क्या क्या रिपोर्ट के अंदर में वहाँ पे देना है। यानी यहाँ पर जो इंजीनियर्स का काम है सिर्फ स्ट्रक्चर बनाना, लेकिन वहाँ पे कहाँ पे इसको लाई करवाना, डैम यहाँ पे बनना है, या डैम को यहाँ पर क्यों दे दिए, डैम को यहाँ से हम दे सकते थे, डैम को हम इधर दे सकते थे, डैम को उधर भी हम दे सकते थे, डैम को यहीं पे क्यों चुना, ये सब काम किसका है बताने का? सबका सब जियोलॉजिस्ट का है। ही विल डिसाइड वेयर वी हैव, क्योंकि देखो यहाँ पे सबसे बड़ी चीज है, डैम अगर चाहते हैं यहाँ पे भी कर सकते थे, हो सकता है यहाँ पे उसको प्रॉपर, वहाँ पे क्या हो रहा होगा, वहाँ पे उसको प्रॉपर स्टेबिलिटी नहीं मिल रहा होगा। सबसे पहले चीज स्टेबिलिटी नहीं मिल रहेगा, डैम में ओवरटेन फेलियर हो सकता है, स्लाइडिंग फेलियर हो सकता है, ओवरटर्निंग इफेक्ट हो सकता है, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। तो रिजर्वायर को हमको स्टोर करना है पानी, तो उसके ऊपर इमेंस प्रेशर आ रहा होता है डैम के ऊपर पे, काफी ह्यूज इमेंस प्रेशर। बात समझ रहे हो ना, ये सब के सब ये काम है जियोलॉजिस्ट का। अब देखो क्या करेगा यहाँ पर, यहाँ पे पहले स्टडी करेगा सरफेस वाटर, देखेगा यहाँ पे क्या क्या पानी है, यहाँ पे देखेगा सरफेस पे कितना पानी है, फिर वहां पे देखेगा भाई ग्राउंड वाटर का क्या इफेक्ट है, वहां पर सब चीज पैरामीटर कंसीडर करेगा। यानी देखो सरफेस वाटर में क्या क्या करेगा, इंजीनियर जियोलॉजिस्ट जो है वो पहले प्रिपेयर करेगा वहां पर मैप को, मैप से सब चीज देख लिया, फिर वो अपना देख लेगा, अपना एक्सप्लोर कर लिया,
फिर उसने क्या किया, अगले स्टेप पे आया, अगले स्टेप पे क्या करेगा वो, प्रोजेक्ट का प्लानिंग जब कर रहा होगा वहां पे देखिएगा भैया हमें चलो डैम बनाना है। अब डैम की बात करें तो सरफेस वाटर को स्टोर करना है। डैम में क्या स्टोर करते हैं, रिजर्वायर, डैम में नहीं रिजर्वायर में। हर किसी को पता चाहिए, जब आपने नाम सुना होगा भाखड़ा नंगल डैम, नाम सुना है भाखड़ा नंगल, भाखड़ा sir. नंगल यस सर। नाम सुना है ना। तो डैम, हर डैम के साथ एक रिजर्वायर होता है, रिजर्वायर का भी नाम होता है अपना, आप सुना है रिजर्वायर का नाम, यस सर, टू स्टोर वाटर। रिजर्वायर का भी नाम होता है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप कंफ्यूज मत हो जाना, अरे भाई ये तो भाखड़ा नंगल डैम बोल रहे हैं, रिजर्वायर। अब रिजर्वायर मुझे अभी एग्जैक्टली मैं आपको एग्जांपल दे दूंगा, वो थोड़ा ढूंढ के मैं बता दूंगा, एग्जैक्ट अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन ये बस मैं बता रहा हूँ, रिजर्वायर का भी अपना अपना नाम होता है। समझ गए बात को, रिजर्वायर अलग चीज है और डैम अलग चीज है। समझ गए बात को। यस सर। यस सर। दो अलग अलग, कंफ्यूज नहीं करेंगे इससे आप लोग। अब देखिए यहाँ पर मैं ये कह रहा था, वहां पे पानी को पहले आपने स्टोर करवाया, तो वहां पर आप क्या क्या देखोगे, वहां पर पहले देखोगे भैया वॉल्यूम ऑफ टोटल रन ऑफ कितना है, या टोटल रन ऑफ वगैरह आप तब समझोगे, हाइड्रोलॉजी पढ़ोगे तब समझोगे टोटल रन ऑफ क्या होता है। और सभी के लिए समझ लो, पानी जो बहता है वो पानी आ रहा है, उसको रन ऑफ कर रहे हैं वाटर, बात समझ गए। जो पानी हमारे ग्राउंड में पर्कुलेट नहीं कर पा रहा है, जो पानी जो सरफेस से बह रहा है, वो जो है रन ऑफ, इतना समझ लीजिए अभी। समझ गए बात को। फिर आपको ड्रेनेज बेसिन वहां पे देखना होगा, ड्रेनेज बेसिन की बात करता है तो ड्रेनेज के कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या वहाँ पर, ड्रेनेज कैसा है वहाँ पर, सेल्फ ग्रेविटी क्या क्या वहाँ पर ड्रेनेज के कैरेक्टरिस्टिक है वो देखना है आपको। फिर वहाँ पे आप देखोगे वहाँ पे वेदरिंग एरियाज क्या क्या है, वहाँ पे सिल्टिंग का क्या रीजन है, सिल्टिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर सिल्टिंग होगा तो बताओ क्या हो जाएगा, कारण बताओ सिल्टिंग हो जाएगा अगर इस डैम पे, क्या हो जाएगा इसका लॉस बता सकते हैं कोई। अगर यहाँ पे सिल्टिंग हो जाएगा बहुत ज्यादा, क्या हो जाएगा। सर रिजर्वायर का कैपेसिटी घट जाएगा सर। अगर वहाँ पे सिल्टिंग हो गया ना, सबसे पहली चीज है रिजर्वायर का तो ठीक है, जो वहाँ पर रिजर्वायर की जो वॉल्यूम थी वो डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है, गुड। किसने बोला था ये आंसर, रिजर्वायर का वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। दूसरा चीज और बता सकते हो आप, सिल्टिंग से और क्या लॉस हो जाएगा बताओ, एक इंजीनियर हो जाए, सोचो सोचो। वेट बढ़ जाएगा, वेट बढ़ जाएगा सर। किस चीज का वेट बढ़ जाएगा, मेरा वेट बढ़ जाएगा, तुम्हारा वेट बढ़ जाएगा, किसका वेट बढ़ जाएगा, डैम का बढ़ जाएगा, ग्रेविटी जो है वो ज्यादा हो, मतलब आर्गन ज्यादा प्रेशर बढ़ जाएगा। आप मुझे ये बताओ आप डैम बनाते क्यों हैं? ताकि पानी को सर एक अपने कंट्रोल में रखें, उसके फ्लो को कंट्रोल में रखने के लिए। नहीं, डैम पर्पस क्या है, इस पानी को रोकने के लिए आप इतना करोड़ करोड़ का आपने स्ट्रक्चर ट्राई कर सर मल्टीपर्पज हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर जनरेट करने के लिए भी होता है। तो देखिए डैम का अलग पर्पस होता है, आइदर फॉर इरिगेशन, मैंने बोला आपको या तो इरिगेशन पर्पस के लिए बनाते हैं, या फिर हाइड्रोइलेक्ट्रिक पर्पस के लिए बनाते हैं, या फिर वाटर जो सप्लाई आप बोलते हो ना, देखो जो पानी हम इरिगेशन के करते हैं वही पानी को वाटर सप्लाई। अब देखो जब इरिगेशन के लिए डैम बनाते हैं ना, इतना हेवी डैम नहीं बनाते हैं, आप समझ गए ना। इरिगेशन के लिए आप देखो कई जगह पर अर्थन डैम भी बना होगा, बहुत जगह पर अर्थन डैम बना होगा, आप लोग देखोगे नियर बाय में अर्थन डैम बना होता है बहुत सारे। यस सर। इरिगेशन में इतना ह्यूज कॉस्ट क्यों खर्च करना है। इरिगेशन मतलब कि इरिगेशन होता है क्या, बात समझिए इरिगेशन क्या होता है। व्हाट जब एक दो होता है, एक रेनफॉल होता है, एक इरिगेशन होता है, क्या होता है इरिगेशन। इरिगेशन सर मतलब कि जो क्रॉप्स को रिक्वायरमेंट है सर वाटर को, वाटर के लिए जो आर्टिफिशियल सप्लाई ऑफ वाटर टू द क्रॉप। तो बताइए फ्लैश जोन कौन है, फ्लैश जोन, फ्रास जोन या फ्लैश जोन कौन है ये, पता नहीं सर, डिफाइन नहीं किया सर। हाँ हम लोग का नहीं है सर कॉलेज। चलो कर दिया कंट्री। ये मैं बता रहा हूँ, जो आपको जो डैम में जो सिल्ट हो जाएगा ना, देखो सबसे पहला काम आपने बोला सर डैम से ये हो जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, देखो अब देखो इंजीनियरिंग एस्पेक्ट, आपने डैम में क्या लगाया, आपने वहाँ पे टर्बाइन लगा होगा, हेवी टर्बाइन लगाया टर्बाइन। अब जब सिल्टिंग होगा ना, वहाँ पर बहुत ज्यादा सिल्ट डिपोजिट होगा, तो फिर ये बार एंट्री मांग रहा है फ्रेश सिल्ट। जब वहाँ पर जब आएगा इसके वजह से, सिल्टिंग की वजह से क्या होगा, आपको जो टर्बाइन को जो प्लेट पे जो आएगा ना, उस पर इफेक्ट आएगा, उसके ऊपर जो मशीन के अंदर जो होगी उसके ऊपर मेंटेनेंस कॉस्ट ज्यादा बैठेगा, वो डैमेज क्रिएट कर देगा सिल्ट वगैरह। ये मत सोचो सिल्ट एक एक बूंद करके मिट्टी का आएगा, ऐसा नहीं होता है। ह्यूज अमाउंट में सिल्ट जब आएगा ना, चोक कर देगा आपके इंस्ट्रूमेंट को, आपके टर्बाइन को, आपको ब्लेड को तोड़ सकता है, उसके इफेक्ट को आपको ब्लेड को डैमेज कर सकता है। यानी कितने सारे मैकेनिकल लॉस, आपके ह्यूज कैपिटल लॉस को बर्बाद कर देगा वहां पर, बात समझ रहे हो ना, इतना सारा डिपोजिशन हो जाएगा उसके वजह से। अब जो क्या करते हो डैम में, जब पानी आप जो रिजर्वायर से उतारते हो डैम से के थ्रू, अब जब पानी लाते हो रिजर्वायर टर्बाइन के ऊपर गिरवाते हो, पानी क्या करते हो, उस पानी को अगर आप या तो पानी को वापस फिर रिजर्वायर में लेते हो, या फिर उस पानी को आप नेचुरल रिवर में उसको जाके आगे जाके मिलवा के सिंपल रिवर में करवा देते हो, यही करवाते हो ना डैम के अंदर। और तो कारण होता नहीं है, या तो उस पानी को जो आपने रोका था उसको आपने पर्पस अपना काम कर लिया, आपने बिजली प्रोडक्शन करवा लिया, बिजली प्रोडक्शन। अब उस पानी को आप क्या करते हो, आप
जाके रिवर के अंदर मिक्स करवा देते हैं उस पानी को, या फिर उसी पानी को पंप के थ्रू मान लो जहाँ पानी किल्लत है उसी पानी को फिर से ऊपर चढ़ा देते हैं अपने पास। आप समझ गए? दोनों तरीका है। लेकिन मैं ये बताना चाह रहा था, उस सिरिंज के गिरने की वजह से आप जैसे जैसे रिवर आगे बढ़ते जाएगी, डिपोजिशन होता जाएगा, और धीरे धीरे जहाँ रिवर अपने साथ जाएगी सिरिंज को फ्लो करते जाएगी, और हर जगह वाटर लेवल क्या होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। तो बिहार में फ्लड का कारण है ना, ये भी एक कारण है मेजर। आप समझ रहे हो ना? तो अचानक रिवर जो अपना डायरेक्शन चेंज कर रही है, सिल्टिंग इज द मेजर रीजन। गॉट इट? सिल्टिंग इज द मेजर रीजन, यही सबसे बड़ा। और इससे आप बोलोगे सर तो मिट्टी उखाड़ के फेंक दो। अब जो मिट्टी उखाड़ के मैं अगर फेंकूंगा तो कहाँ फेंकूंगा? आपके घर पे जाके थोड़ी रख दूंगा इतनी सारे मिट्टी को, कहाँ पर रखूंगा बताओ? उसको डिस्पोज करने के लिए मेरे पास जगह है? नहीं है डिस्पोज करने के लिए जगह। कहीं पर रख पाऊंगा उस मिट्टी को, सिल्टिंग को? बताओ इस चीज को। सिल्टिंग को आप नहीं रोक सकते हो, सिल्टिंग को आप इरेडिकेट नहीं कर सकते हो, आप उसको पीरियोडिक मेंटेनेंस कर सकते हो। अब पता है इससे लॉसेस क्या होगा? अगर आप सिल्टिंग को आप रोक सकते थे, अगर इससे बेनिफिट पता है आपको क्या होता है? आपको ड्रेजिंग करना होगा। अब ड्रेजिंग पता है कैसे आप करोगे? समुद्र के अंदर मान लो गंगा है पटना का, पटना देखा गंगा के रिवर देखा, गंगा के चौड़ होता है। कभी आप लोग पटना घाट पे जाओगे, आप लोगों ने देखा होगा उधर मिट्टी का, उधर बारिश का देखना, जब पानी सीजन होगा बारिश का तो पानी वहां तक बह जाएगी, और जब बारिश उठेगी तो पूरा मिट्टी मिट्टी रेत दिखेगा उधर। वही तो है सिल्ट अपने साथ जो है, वो सब सिल्ट है वो सब। बात समझ रहे हो ना? अब उसको जो अगर सपोज हम बोलेंगे भैया उसको उठा के हटा दो, पानी से नीचे से निकाल दो, तो पानी का डेप्थ बढ़ जाएगा, यानी इट विल बिकम द शैलो वाटर, रिवर या रिवर विल बिकम द शैलो। तो ठीक है, मैं पानी अपने इसमें आ जाएगा, फ्लड भी नहीं आएगा। लेकिन ये मिट्टी को कहाँ पे डिस्पोज करोगे? इसका ह्यूज कॉस्ट आ जाएगा, कैपिटल कॉस्ट। अगर आप इसको ड्रेजिंग करोगे, ड्रेजिंग एक्शन विल टेक प्लेस। जब आप इसको करवाना है उसके लिए आपको बड़ी बड़ी जहाज लानी पड़ेगी, बड़ी बड़ी जहाज लाके, क्योंकि मिट्टी को तो आप बगल में नहीं छोड़ सकते ना। अगर उस गंगा के उस पार वाला आदमी बोलेगा तो हम मिट्टी का क्या करें, इतना मिट्टी का कुछ कर पाओगे उस मिट्टी का? बताओ। नहीं। अब देखो एक सिविल इंजीनियर का फिर मैं आपको एक टॉपिक इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ आपके प्रोजेक्ट के लिए। आप सोच सकते हो इस चीज को, उस मिट्टी को आप कंस्ट्रक्शन में भी यूज कर सकते हो, लेकिन उस मिट्टी को आप लाके ऐसे एज ए कंस्ट्रक्शन वर्क यूज नहीं कर सकते हो, क्योंकि उसके अंदर प्रॉपर ट्रीटमेंट देना पड़ेगा आपको। हाईवे में जो इम्बैंकमेंट बनते हैं आज के डेट में, उस जगह पर उसको आप प्रॉपर आप इस पर रिसर्च कर सकते हो सब चीज पे। ये सब जो कर लिया ना रिसर्च अभी से सोच में, भैया मैं उस पर भी हम वर्क कर सकते हैं। उसको अगर आप सोचोगे मैं उस मिट्टी को लेकर कुछ रिसर्च करूं उसके ऊपर पे, तो उस मिट्टी को भी आप पूरा अगर यूटिलाइज कर लिया हाईवे में, आप लो कॉस्ट में वहां पर नियर बाय में सर्विस को प्रोवाइड कर सकते हो। आप लोग भैया फ्री ऑफ कॉस्ट जो मिट्टी उठा के ले आओ अपना वहां से, आपको सिर्फ लाने का चार्ज, हॉलिंग कैपेसिटी लगेगा, हॉलिंग चार्जेस लगेगा। हॉलिंग मतलब गाड़ी से खींच के लाने का चार्ज, और कुछ नहीं। हॉलिंग मतलब ये होता है। तो वहां पे जो आपको सिर्फ मिट्टी को आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है, वरना अगर कहीं से मिट्टी लोगे आपको वहां पे कटिंग करना पड़ेगा, फिलिंग सब चीज करना पड़ेगा। वहां से आप सिंपल उठा के ले आओगे, अबंडेंट रखा होगा वहां पे, प्रॉपर ट्रीटमेंट। उस पर भी रिसर्च चल रहा है, इस पे भी रिसर्च आप कर सकते हो। उस पर क्या ऐसा क्या है उसके अंदर इंग्रेडिएंट मिला है, उसके अंदर नेचुरल स्टिफनेस खुद आ जाए। पता है इतना कि जो हम जो नेचुरल सॉइल को लाके हम सीबीआर रेशियोज का मेंटेन करते हैं, कैलिफोर्निया बेयरिंग वैल्यूज, उस वैल्यूज को हम मेंटेन कर लें ऐसे ही नेचुरली, तो ये आपके पास अबंडेंट भी है, आप पे यूटिलाइज भी हो जाएगा, समाज के सरदर्द भी खत्म हो जाएगा, और आप महान इंजीनियर भी कहला जाओगे। आप ही कहलाओगे ना महान इंजीनियर, देखिए ये सर ने ऐसा करवा दिया। आप समझ रहे हो ना? ये भी आप कर सकते हो रिसर्च में। उससे आप ब्रिक्स वगैरह के कुछ ऐसा ब्रिक्स बनाओ जो कि उसके जगह में यूटिलाइज हो जाए उसका भी। अगर कुछ आप उसके अंदर ऐसा प्रॉपर्टीज को एनहांस कर सकते हो, क्योंकि इस पे भी रिसर्च वर्क चल रहा है इस पे भी। तो ये मैं कह रहा था कहने का, ड्रेजिंग एक्शन से आप उसको तो हटा लोगे मिट्टी को, आपको डिस्पोज, अब इस पे कई लोग कह रहे हैं भाई इसको डिस्पोज तो करना है, इस मिट्टी को हटा के क्यों नहीं हम ले जाकर बंगाल की खाड़ी में, जहाँ पे जो डेल्टा बनता है, डेल्टा का क्या किसको कहते हैं? डेल्टा कोई बता सकता है व्हाट इज डेल्टा? जहाँ पे दो से ज्यादा रिवर एक डेल्टा का साइन देखा आप? डेल्टा कैसा होता है? साइन ट्रायंगल होता है ना? यस ट्रायंगल इन शेप। ट्रायंगल इन शेप है, मतलब जहाँ पे दो या उससे ज्यादा रिवर आके मीट करती है वो क्या बन जाता है? वो एरिया मेरा डेल्टा। डेल्टा बन जाता है। तो डेल्टा जो बनता है, आप देखो, आप इधर से क्या हो रही है, गंगा मिल रही है, ऊपर से ब्रह्मपुत्रा आ रही है, और एक मेघना रिवर भी आती है। ये सब रिवर बनके एक डेल्टा का फॉर्मेशन करता है वहां पे जाकर बंगाल की खाड़ी में। वहां पे क्या होता है ना, बहुत सारे मिट्टी उट्टी आके डिपोजिट, वहीं पे देखो वहां पे तो बहुत सारे मिट्टी वहां पे। वहीं पे आपने देखा होगा सुंदरबन, नाम सुना होगा सुंदरबन? सुंदरबन डेल्टा। मैनग्रोव फॉरेस्ट, जहाँ मैनग्रोव देखा होगा, उसका रूट देखना, रूट उसका देखना, एयर में उसका रूट होता है, एयर वगैरह में देखा आपने मैनग्रोव फॉरेस्ट? आपने कभी ये कभी देखा मैनग्रोव फॉरेस्ट का रूट जो उसका जड़ होता है एयर में क्यों होता है? वो नेचुरल के लिए, मतलब एक एज ए इंजीनियर आपको कैसे प्रोवाइड कर रहा है प्रोटेक्शन? आपने कभी इस चीज को ऑब्जर्व किया, कभी सोचा? वो एक फॉरेस्ट जो है वो वैसा ही पेड़ क्यों होता है वहीं पर? वो पेड़ मेरे बिहार के बीच जंगल में क्यों नहीं हो जाता है?
चीज को कभी सोचना और कभी देखना, इस चीज को सीखो। यही कहता हूँ, देखो जब आप देखते हो ना कुछ भी आलतू फालतू मूवी वूवी देखने से अच्छा है कुछ ये सब भी देख लिया करो बीच बीच में, अच्छा लगेगा, शौक जाएगा अंदर से देखने का इंटरेस्ट। मैं इसलिए कह रहा हूँ तो देखो मैंग्रोव फॉरेस्ट के अरे वो बताना चाहूँ तो बहुत टॉपिक मेरे पास है यार, बताना चाहूँ तो बहुत रहता है। मैं सिलेबस से डिबेट नहीं करना चाहता हूँ, ये इसलिए कवर करते जा रहा हूँ क्योंकि ये आपको मुझे पढ़ाना है अगले सब्जेक्ट में भी। दोनों कवर हो जाए मुझे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दोनों सब्जेक्ट मिल के चले कोई दिक्कत नहीं है। आपको मैं कंटेंट पूरा दे दूंगा, कंटेंट आप समझ लो, कंटेंट में बस लिखना है एग्जाम में और कुछ नहीं है, कंटेंट आपको पूरा प्रोवाइड कर दूंगा, आप बस समझ लो कहानी क्या है ये। क्योंकि ये दोनों सब्जेक्ट में आपको पढ़ना है, डिजास्टर में भी और इधर भी। क्योंकि अब देखो अर्थक्वेक डिजास्टर में पढ़ना है, अर्थक्वेक आपको एज ए जियोलॉजिस्ट यहाँ पे भी पढ़ना है। मैं अलग अलग थोड़ी पढ़ाऊंगा बार बार एक ही चीज को, बात समझ रहे हो ना? यस सर। रॉक्स का प्रॉपर्टीज है वो बिल्डिंग के अंदर ही पढ़ना है, वहाँ मटेरियल टेस्टिंग में भी। अब वहाँ प्रॉपर्टीज यहाँ पर रॉक्स का मतलब, अब जब मैं बात करूंगा स्टोन्स का या ग्रेनाइट का, तो ग्रेनाइट का थोड़ी क्या स्पेसिफिक ग्रेविटी यहाँ पे जियोलॉजी में 2.7 हो जाएगा और वहाँ पर 3.9 हो जाएगा, ऐसा होगा क्या? दोनों जगह सेम ही होगा ना उसका वैल्यूज, सब सेम होगा सर। सब सेम होगा। मैं अब फालतू का अलग अलग पढ़ाने से अच्छा है कि हम एक जगह कवर करते हुए चले, आपको कंटेंट हम प्रोवाइड कर देंगे, आप समझ रहे हो ना? जी सर। आपको मिल जाएगा, आप उस चीज से Yes, निश्चित sir. रहना है। अभी आपको एक बुक शेयर कर दूंगा थोड़ी देर में, बुक भी शेयर कर दूंगा जियोलॉजी की। अच्छा आप लोगों के पास जियोलॉजी की बुक है कि नहीं, पहले ये बताइए आप लोग। नहीं सर, किसी चीज का बुक नहीं है। सर प्रवीण सिंह का है सर, क्या प्रवीण सिंह का है। सिर्फ आपके पास है ना, और किसके पास है? मेरे पास है सर। चलो ठीक है, चलो आप तो दो तीन मतलब मान चले 5-10 बच्चे के पास होगी बुक, ठीक है, चलो ठीक है, अच्छी बात है। अदर बच्चे के पास कोई और बुक भी है किसी भी ऑथर की? नो सर, कोई सा बुक नो नहीं। सर। का बुक है सर। या देखो इसको इसको बुरा मत मानना आप लोग, मैं इसलिए कह रहा हूँ, देखो बुक से जब पढ़ते हो ना, मतलब अब मैं आपको पीपीटी प्रोवाइड भी कर दूंगा आपको सारा चीज, पता है वो फील नहीं आता वो पढ़ने में जो हकीकत है। सही आप बात है सर। इस चीज से एग्री कर रहे नहीं कर रहे हो ये, यस सर। आप फील नहीं कर पाओगे यार। किताब जब पढ़ते हो ना, मैं बोलो बुक्स को, बुक्स जब तक नहीं पढ़ते हो आपको मजा नहीं आएगा क्या कह रहा है, बुक पढ़ते हो ना दिमाग में सेट होता है। अब मैं मोबाइल पे पढ़ने से क्या होगा, 4 पेज आगे 5 पेज पीछे दिमाग में, जब बुक पढ़ता हूँ पता होता है भैया लेफ्ट साइड पेज में लिखा हुआ था या राइट साइड पेज में, बोलोगे अरे वहां पे देखो पूना में लिखा हुआ उस पेज नंबर पे, आपको याद रहता है ऐसे, और आपको दिमाग में लॉन्ग टर्म मेमोरी होता है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ बुक्स को प्रेफर करें आप लोग, बुक्स प्रेफर कीजिए। और ये कंटेंट तो ऑनलाइन तो बहुत सारे रिसोर्स भरे पड़े हैं, ऑनलाइन से अगर पढ़ लेता ना तो आज सब इंजीनियर ऑनलाइन ही बन जाता। आप समझ रहे हो ना? इसलिए बुक्स लीजिए। यस मैं तो यही कोशिश करूंगा आप लोग को मैं बुक्स ठीक है प्रोवाइड कर दूं, लेकिन वो बुक मोबाइल में आपको फील नहीं आएगा, मैं पहले कह दे रहा हूँ। आपको पीपीटी वगैरह सब दे दूंगा, वो चीज ठीक है, आप जनरल प्रमोट भी हो जाओगे, आपको आप जैसे हो गए पिछले सेमेस्टर में, लेकिन इससे लॉस किसी और का नहीं होगा, आप लोगों का खुद का लॉस है कि नहीं? पहले ये बताओ, लॉस है कि एग्जाम होगा सर, बहुत बड़ा लॉस है। यस सर, लॉस हो रहा है सर। एग्जाम होगा। लॉस आपको बेयर करना पड़ेगा, याद रखिएगा इस चीज को। कल होगा जब आप जॉब पे जाओगे ना, बोलोगे सर ऐसे हो गया पास, वैसे हो गया पास, उसको उससे मतलब नहीं है। क्या मतलब है उसको, उससे उसको अपने आपके काम से मतलब है, आपने क्या सीखा क्या पढ़ा, आप मेरे को क्या बेनिफिट दे सकते हो काम के थ्रू, उसको इससे मतलब होता है। ना कि आपके मतलब कि आप बोलोगे सर हम जनरल प्रमोट हो गए थे वहां पर, ये हो गए तो वो गए थे, वो अपने आप नाकामी को छिपा रहे हो और कुछ नहीं, अपनी नाकामी को छिपाओगे वहां पर और कुछ नहीं करोगे, ये मैं बता रहा हूं, हकीकत ये है। इसलिए बुक्स वगैरह पढ़िए, मैं तो यही बोलूंगा बुक्स को पढ़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपके इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट चल रहे हैं, आपके स्ट्रक्चर उतनी इंपॉर्टेंट है, सॉम उतनी इंपॉर्टेंट है, सॉम की बुक अगर एफएम उतनी ही इंपॉर्टेंट है। एफएम का इतना यूज है कि आगे आपको ओपन चैनल फ्लो पढ़ना है, ओपन चैनल फ्लो पूरा इरिगेशन वगैरह जो आप पढ़ते हो ना, ओपन चैनल फ्लो वगैरह, इरिगेशन तक अलग ही सब्जेक्ट है, उसमें डैम वगैरह सब डिजाइन करना होगा इरिगेशन के अंदर। बात समझ रहे हो ना? डैम की डिजाइनिंग वगैरह सब पढ़ना है आपको। आप अगर नहीं समझोगे अभी, आगे सब धूल मुड़ जाएगा उधर, ऐसे ऐसे खत्म हो जाएगा सब्जेक्ट। बात समझ रहे हो ना? रट रट के नहीं होगा, फील करो सब्जेक्ट को, बुक्स लेने की कोशिश कीजिए आप लोग। अभी मैं समझ रहा हूँ, अभी कोरोना में मैं समझ रहा हूँ उस कंडीशन को भी थोड़ा, लेकिन कॉलेज में आपके पास बुक है तो सर से बोलिए प्रोवाइड करवाएं इस बुक्स को। कहाँ गया मंजीत? खत्म हो गया सर सब बुक, सर जैसे हम टाइम ये देखो बुक खत्म हो गया, जितने बच्चे हैं उतने में तो प्रोवाइड होगी, सब बुक कहाँ चला गया? आप लोगों के पास कैंडी वाले को जो बुक मिलता है आप लोग को वही वहीं से मिलता है क्या लाइब्रेरी से? नहीं सर, हम लोग का अलग प्रोवाइड होता है। हम लोग का अलग लाइब्रेरी होगा ना आप लोगों का, तो फिर आप लोगों को बुक क्यों नहीं मिलती है? सिर्फ 10 बुक रहती है लाइब्रेरी के अंदर, लिमिटेड आता है सर हम लोग के लिए। तो बच्चे कितने हो? पहले 125 बच्चे हो ना? यस सर। 125 में अगर 10 बच्चे का बुक जाए तो बाकी के रिमेनिंग कहाँ के 115 बच्चे सर ये प्रॉब्लम हम बोले थे सर अपने एचओडी से, तो वो बताया कि
कोई एक ले लो, उसमें 5 कोई ग्रुप बना लो और वही सर्कुलेट करते रहो। ठीक है और इसमें क्या बोलेंगे अब ये। अब देखिए अब जब तुरंत में तो होगा नहीं ना समाधान हर चीज का, बात समझ रहे हैं ना, गवर्नमेंट में है तो अब तुरंत हर चीज का तो समाधान होगा नहीं, बात समझने की कोशिश कीजिए। आप लोग गवर्नमेंट में है, आप तो ऊपर से जो ऑर्डर आएगा वही कर पाएंगे ना, ये भी बेचारे सब लोग, हम लोग क्या कर पाएंगे बताइए, कुछ कर पाएंगे? अपने पॉकेट से तो नहीं निकाल के दे देंगे ना सबको, ऐसा हो पाएगा क्या? यस सर, कुछ नहीं। तो आप बेहतर है, देखिए कॉलेज के ऊपर ठीक है, लेकिन कुछ कुछ अच्छी अच्छी बुक्स रखिए। जैसे एफएम की बुक आप ले सकते हो, एफएम की बुक बंसल वंसल की किताब, एक सिंपल सी किताब आती है, ज्यादा महंगी नहीं आती, सस्ती किताब ले लो। इतना कि आपका सिलेबस, आप कंसेप्ट बस समझ जाओ, बात समझ रहे हो ना। कुछ कुछ बुक्स रखिए, पता चला कि इंजीनियर बन गए, बिना किताब के इंजीनियर बन गए, घर वाले भी बोलेंगे कौन सा इंजीनियरिंग कर रहा है भाई, इसके पास किताब ही नहीं है एक भी। बात समझ रहे हो ना। यस यस सर। समझ एफएम आर के बंसल के अलावा और कौन सी अच्छी होगी सर? देखो एफएम में सबसे शानदार किताब जो मैं प्रेफर जो करता हूँ एफएम के लिए, बहुत अच्छी किताब है, तो देखो मैं दिखा भी देता हूँ, इसके मेरे पास देखो, अभी देखो ये दिख रही है, ये शायद उल्टा दिख रहा होगा तुम लोग को, अब दिख रहा है सीधा क्या? उल्टा कीजिए सर। उल्टा क्या, देखो आओ, ऐसा दिख रहा है, कौन सी बुक है नाम बताओ? बस राइटर का नाम नहीं दिख रहा। राइटर तुम्हारा है पीएन मोदी है सर। हाँ, पीएन मोदी, बहुत शानदार किताब है, मैं इस बुक को ही प्रेफर करता हूँ। ये सर बहुत मैं अच्छी तो आर किताब के बंसल से अभी पढ़ रहा हूँ सर, वह कैसा होगा? है। डॉक्टर आर के बंसल सर। आर के बंसल जो है ना, बहुत ही अच्छी किताब है। मैं देखो किताब सब अच्छी होती है, लेकिन एक स्टैंडर्ड ऑथर को आप देखो, पता है आपको एक चीज आप बड़े जान के हैरान होंगे कि इंडिया के अंदर ना एक, अगर सपोज मैं अगर ऑथर, मैं भी कल हो के तुम भी ऑथर बन सकते हो, कल हो के मंजीत भी बन जाएगा, शहबाज भी बन जाएगा, शहनवाज भी, कल हो के हर कोई ऑथर बन सकता है, समझिए बात को। यहाँ इंडिया में सजा नहीं है, यही फॉरेन के अंदर एक बुक होती है, इसलिए बोलते हो इंटरनेशनल बुक को अगर आप पढ़ते हैं, अच्छी पब्लिकेशन जैसे टीएमएच हो गई, ये सब बुक को पढ़ेंगे तो आपको मिस्टेक ना के बराबर मिलता है उस बुक के अंदर में, क्योंकि वहाँ के जो ऑथर होते हैं ना, अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं बच्चों को। देखो सपोज मैं अभी स्टार्ट किया अपनी लाइफ में पढ़ाना, यहाँ से मैं नोट्स जो बनाते जाऊंगा, आप लोग जो क्वेश्चन करते हो ना, उस क्वेश्चन को पुटअप करते जाऊंगा वहाँ पर, और मैं समझूंगा हाँ भाई चलो ये बच्चे यहाँ दिक्कत है, उन सबको नोट करते करते जब वो मरने के कगार पर होते हैं तब जाके वो बुक छाप लेते हैं। आप समझ रहे हो ना, फॉरेन वगैरह में जो इंटरनेशनल ऑथर होते हैं, उनके बुक में मिस्टेक ना के बराबर मिलेगी आपको, ना के बराबर, नेग्लिजिबल, वहां पे मिस्टेक होना आप सजा के बराबर है वहां पर उस कंट्रीज में, आप घसीट सकते हो उनको कोर्ट के दायरे में। लेकिन इंडिया के अंदर भैया बुक अगर मतलब हम तो चाहेंगे तो हम परसों की हम किताब कल छाप सकते हैं, चारों मिलकर एक किताब छाप देंगे, नहीं किताब 5 किताब लेके बैठेंगे और अपना छठा किताब एक बना लेंगे, ऐसे होता है इंडिया के अंदर, होता है कि नहीं होता है? यस सर। सर सर एक और बात हम और यहाँ पर हम लोग टाइम गुरु हो को हम गया बोलते हैं, सर। गुरु सर्वो होगा, यानी गुरु हमारे भगवान है, उनको हम कुछ नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे तुम कुछ नहीं कर सकते हो, मतलब गलती हो गई चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे माफ है, लेकिन फॉरेन में माफ नहीं होता है, याद रखना इस बात को। यही दो कंट्रीज के एजुकेशन सिस्टम में यही डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है एजुकेशन सिस्टम में। वहाँ पे आप गलत